सो मैंने एंकरिंग के शोज़ करे, सब कुछ एक्सपेरिमेंट करा। बट देन आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि मैं उतना ज़्यादा उस फील्ड की रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। एंड आई थॉट कि लेट्स स्टार्ट विद कंसल्टिंग। अगर मैं एज अ मिडिल क्लास फैमिली से अगर आती हूँ, मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, मैं उतना बड़े एक फर्म नहीं खोल सकती हूँ, तो व्हाई नॉट टू ट्राई कि जिस चीज़ में मैं अच्छी हूँ उस चीज़ में स्टार्टअप्स को हेल्प करूँ। एंड वी वर सिटिंग एंड वी वर डिस्कसिंग कि आजकल के बच्चे उस चीज़ को यार ये छोटा काम है, टेंट वालों से डील करना है, मैनेजमेंट देखना है, उसको बहुत छोटा फील करते हैं। दे ऑलवेज वांट कि सोशल मीडिया वाला पार्ट है वो हैंडल करेंगे। बट आई गेस जब हम वो छोटा छोटा पार्ट भी बहुत प्रोफेशनली उसको डील करते थे एक टाइम पे, उससे जो कॉन्फिडेंस आता था ना कि वी कैन हैंडल एवरीथिंग इवन इफ देयर आर वेंडर्स फॉर द इवेंट, हमें उनको कैसे संभालना है वो चीज़ को हम हैंडल करते थे। तो आई गेस ये छोटा छोटा लर्निंग को सीरियसली लेना इवन फ्रॉम आवर साइड, हम हमेशा कॉलेज को ब्लेम करते हैं, इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करते हैं, बट आई हैव सीन कि हम हमारी साइड से कभी कुछ एफर्ट उतने डालते नहीं हैं। उस टाइम मैंने बहुत सुना कि कौन सी कंपनी, ये तो नाम सुना ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद बड़ी कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन करी। देयर वाज अ पर्सन जिन्होंने मुझे यहीं पे ऑफिस में हमारे एक बार बोला था कि कैसे काम कर रही हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है तुम्हारा लेबर वालों को कैसे संभालोगी, तुमको बात ही नहीं करेंगे तुमसे। एंड दिस वाज द टोन विच आई हैड टू काउंटर इन अ पब्लिक प्लेस। जो हिंदुस्तान की जो एजुकेशनल सिस्टम है वो अभी भी थोड़ा सा घिसी-पिटी टाइप के हैं, राइट, वेयर पीपल आर मोर चेजिंग ऑन ग्रेड्स एंड नंबर्स। राइट, सो क्या डिफरेंस आप पाते हैं जब आप यहाँ से पढ़ के गए और मास्टर जब आपने वहाँ से किए? राइट। सो दोनों जगह का एजुकेशनल सिस्टम का क्या डिफरेंस आपको नजर आया? फिलोसॉफी चेंज नहीं होती है, टर्मिनोलॉजी चेंज नहीं होती है, बट द पैटर्न जो एक पढ़ाने का तरीके में चेंज आता है, उससे हम लोगों को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस लेना। Hi, this is Indranil and welcome back to the channel The Spotlight Beyond Profession. Today in our channel we are having a podcast with Aishwarya Joshi. Aishwarya Joshi is the co-founder of Praditya Procurement Services Private Limited. आज के तारीख में हम सोलर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हम रूफटॉप सोलर जानते हैं, हम सोलर गीजर जानते हैं, लेकिन ये जितने भी सोलर सिस्टम से रिलेटेड चीजें होते हैं इनके पीछे एक टेक्निकल टीम होते हैं और ये टेक्निकल टीम ही सही तरीके से चीजों को इंस्टॉल करके आपको सर्विसेज दिलाने में मदद करते हैं। ये टेक्निकल टीम के बारे में डिटेल डिस्कशन करने के लिए आज हम को-फाउंडर ऑफ प्रादित्य प्रोक्योरमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के ऐश्वर्या जोशी जी से डिटेल में डिस्कशन किए हैं। हाउ शी इज डूइंग इट, व्हाट इज हर फिलोसॉफी अबाउट द procurement process, and what are the process that she taken care in the company so that the company should have a robust footprint in the market. उनके जो बैकग्राउंड है वो काफी डाइवर्सिफाइड है, वो कुछ क्रिएटिव वर्ल्ड से भी ताल्लुकात रखते हैं, उनके बारे में भी हमने बात करने की कोशिश की है। सो वी विल बी हैविंग लॉट ऑफ डिस्कशन एंड इंसाइटफुल डिस्कशन इन दिस एंटायर पॉडकास्ट। सो प्लीज वॉच दिस एंटायर पॉडकास्ट सो दैट यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ आइडियाज अबाउट दिस न्यू ग्रीन एनर्जी सोलर सिस्टम के बारे में भी। सो प्लीज वॉच द एंटायर पॉडकास्ट ऑफ Aishwarya Joshi, the co-founder of Praditya Procurement Services Private Limited. First of all, thank you very much for giving us your time and welcome to our channel, The Spotlight Beyond Profession. Today in this podcast, we'll be discussing more about your journey, how you have started your career, how you have been to in this industry, and what is your thought process is all about. And the name of this podcast is The Spotlight because you are obviously under the spotlight. And beyond profession means we need to understand more about yourself, not about the brand or the company, because maybe a lot of people knowing already about your brand, about your company, but knowing you is more important for us. Before we start and deep diving into this entire podcast, I have two disclaimers. One is my name is Indranil, so I'm a Bengali. So whenever I will start speaking in Hindi, you can laugh at me, I don't mind. And secondly, in this entire podcast, if I'll ask anything and you don't want to answer, you can directly say no. There is nothing like avoiding anything. सो इस जर्नी को एक बार समझने से पहले आपकी जर्नी को हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि हाउ यू स्टार्टेड, व्हाट इज़ योर बेस, व्हाट इज़ अबाउट योर स्कूल लाइफ, कहाँ से शुरू हुआ और कैसे आप इस कंपनी तक पहुँचे।
Okay, so hello and thank you so much for making me a part of this wonderful session. मेरा नाम ऐश्वर्या जोशी है एंड मैं को फाउंडर हूँ प्रादित्य एनर्जी की. सो मेरी जर्नी बेसिकली आई एम हार्डकोर इंदौरी, बॉर्न ब्रॉट अप यहीं की हूँ. प्लस एक जो टियर 2 सिटी से एक आपको प्यार होता है क्योंकि आप जहाँ जाते हैं आपको अपने नोन लोग मिल जाते हैं. एंड आई गेस दिस इज़ द पावर ऑफ अ टियर 2 सिटी कि आप कुछ भी छोटा सा भी करते हैं उसका सेलिब्रेशन बहुत बड़ा होता है. जैसे कि आज हम यहाँ बैठे हैं, अभी हमारी कंपनी बहुत यंग है, लेकिन मुझे आपसे मिलने का मौका मिला और इस पॉडकास्ट का मौका मिला कि मैं अपनी स्टोरी सुना सकूं. सो मेरा पूरा जर्नी इंदौर में रहा है. बस एक बार जो मैं बाहर गई हूँ तो वो मैं अपने बिजनेस मार्केटिंग की मास्टर्स की डिग्री लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी, जहाँ पे मेरा सबसे बड़ा एक्सपोजर रहा. But throughout my entire life I have been here. So मेरा दिल दिमाग सब कुछ यही है. प्लस आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल कि इंदौर में जो ग्रोथ मुझे मिली है, जो सपोर्ट मुझे मिला है, पीपल आर एक्सट्रीमली लविंग ओवर हियर. वो हमेशा एक इंसान को सपोर्ट करते हैं, भले ही वो आपके स्कूल टीचर्स हों, भले ही वो आपके प्रोफेसर्स हों, आपके कॉलोनी वाले हो या आपके आसपास के इंडस्ट्री के बिजनेस के कनेक्ट्स हो. उन्हें जहाँ पता चलता है कि आप उनके शहर से हैं, वो आपको 10x स्पीड से आपको सपोर्ट करना चालू करते हैं. Yes, true. सो आई गेस दिस इज द मोस्ट लविंग पार्ट ऑफ माई लाइफ कि आई एम ब्लेस्ड कि मैं एक ऐसी सिटी से हूँ जहाँ पे इतना सपोर्ट मिलता है. Tell us something about your family and background because जो नॉर्मल हम लोग जब पढ़े बड़े होते हैं तब हमारे पास 2-3 कैरियर ऑप्शन होते थे उस समय. एक तो डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, नहीं तो कुछ प्रोफेशनलिज्म, कुछ कोर्सेज कर लो. एंटरिंग इनटू एंटरप्रेन्योरशिप और इनटू बिजनेस वाज ऑलवेज ए चैलेंज और ये कभी इनकरेज नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें हमेशा रिस्क ज़्यादा लगता है. सो पहले का माहौल कैसा था कि आपको लगा कि यू नीड टू बी एंटरिंग इनटू एंटरप्रेन्योरशिप एंड दिस जर्नी? सो अगर मैं एज अ किड अपने आप को बोलूँ तो मैं हाईली एक्सपेरिमेंटल किड रही हूँ. Okay. मैं एक कथक डांस सीखा है. मैं That's great, प्रोफेशनली yes. कथक डांस की ट्रेनिंग ली है मैंने. उसके बाद में मैं मॉडलिंग में गई. मैंने मॉडलिंग के शोज करे, रैंप वॉक पे गई. नाम भी आपका मैच करता है उस इंडस्ट्री के साथ. हाँ जी, ये चीज़ मतलब कभी कभी लगता है कि आपके नाम का इन्फ्लुएंस आता ही है आपके पर्सनालिटी Yes, पे. yes, true. सो आई गॉट टू हैव दीज अपॉर्चुनिटी. तो मेरी फैमिली एक म्यूजिकल फैमिली भी रही है. अच्छा. मेरी मॉम ने मालवा उत्सव में और आकाशवाणी में जो स्टेज शोज होते थे आकाशवाणी Okay. के, उसमें एक डांस परफॉर्मर रही है. प्लस उन लोग का एक सिंगिंग ग्रुप भी था, तो दे यूज्ड टू परफॉर्म. मेरी मम्मा की जितनी सिस्टर्स है ठक्कर सिस्टर्स के नाम से फेमस थी. सो म्यूजिकल बैकग्राउंड भी रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे फादर फाइनेंस में बहुत अच्छे हैं. ही इज़ अ पोर्टफोलियो कंसल्टेंट. तो उनके इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स को पूरा का पूरा मनी मैनेजमेंट का गाइडेंस देते हैं वो. सो मेरे जो दादाजी हैं, ही हैज़ बीन अ प्रोफेसर इन किंग्स कॉलेज लंदन. सो कहीं ना कहीं वो कॉमर्स का ब्लड में था. प्लस वो जो एक आर्टिस्ट की एक सोल होती है वो भी मेरे अंदर थी, मेरे मदर साइड से. सो आई गेस उसका मैं एक डेडली कॉम्बिनेशन बनी, क्योंकि पेरेंट्स ने कभी मुझे ये नहीं बोला है कि दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू, बट दे ऑलवेज टोल्ड कि पार्टिसिपेट करते रहो. पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि यू ऑल्सो डोंट नो कि तुम किस चीज़ में अच्छी निकलोगी. Yes. सो आई गेस दैट वॉज द बेस्ट थिंग कि एक फ्रीनेस जो आपके पेरेंट्स देते हैं कि अपने दायरे से बाहर निकल के चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करो. सो मैं उस चीज़ का कॉम्बिनेशन आज अपने अंदर देखती हूँ. मैं एकेडमिक्स में हमेशा अच्छी रही, एक टॉपर नहीं रही हूँ, बट अबव एवरेज मार्क्स लेके आती थी. सो मैं भी बहुत बार कंफ्यूज होती थी कि यार मैं एकेडमिक्स में ज़्यादा अच्छी जाऊँगी या मैं इस टैलेंट वाले एंगल में ज़्यादा अच्छी जाऊँगी. बट कॉम्बिनेशन में एट द एंड ऑफ द डे आपको एक रियल वर्ल्ड फेस करना है. सो एक आर्टिस्ट बनना इज़ एक्सट्रीमली टफ. कभी कभी उसमें चैलेंजेस बहुत अलग आते हैं. जो अगर मैं एज अ मॉडल देखूँ तो मॉडलिंग की भी एक एज रहती है. अगर आप एक पर्टिकुलर जोन में घुस गए, उतना पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपको बड़ी सिटीज़ में जाके एक फेस करना है. सो मैंने एंकरिंग के शोज़ करे, सब कुछ एक्सपेरिमेंट करा. बट देन आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि मैं उतना ज़्यादा उस फील्ड की रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ. एंड आई थॉट कि लेट्स स्टार्ट विथ कंसल्टिंग. जो मेरे फादर का मैं देखती आ रही थी कि वो कंसल्टेशन में बहुत अच्छे थे. एंड आई थॉट कि अगर मैं एज अ मिडिल क्लास फैमिली से अगर आती हूँ, मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, मैं उतना बड़े एक फर्म नहीं खोल सकती हूँ, तो व्हाई नॉट टू ट्राई कि जिस चीज़ में मैं अच्छी हूँ उस चीज़ में स्टार्टअप्स को हेल्प करूँ. तो मैं ऑस्ट्रेलिया से आके मैंने वहाँ पे भी गवर्नमेंट तो व्हेन यू वेंट टू ऑस्ट्रेलिया? 2018 से 2020 में मैं वहाँ थी.
मतलब कोविड टाइम आप ऑस्ट्रेलिया में थे? हाँ, जस्ट कोविड स्टार्ट होने के पहले ही मैं यहाँ आई थी। एंड व्हाट फॉर यू हैड बीन टू ऑस्ट्रेलिया? सॉरी, व्हाट फॉर यू हैड बीन टू ऑस्ट्रेलिया? क्या बिजनेस मार्केटिंग में मैंने मास्टर्स किया वहाँ ऑस्ट्रेलिया से, से? ऑस्ट्रेलिया से, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी से। एंड आई ऑल्सो गॉट अ डीन स्कॉलरशिप बिकॉज आई वॉज थ्रू आउट अ गुड स्टूडेंट स्कूलिंग में, कॉलेज में। इसमें थोड़ा सा मैं आपको रोक के एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जो हिंदुस्तान की जो एजुकेशनल सिस्टम है वो जी। अभी भी थोड़ा सा घिसी-पिटी टाइप के हैं, राइट, वेयर पीपल आर मोर चेजिंग ऑन ग्रेड्स एंड नंबर्स। राइट, सो क्या डिफरेंस आप पाते हैं जब आप यहाँ से पढ़ के गए और मास्टर जब आपने वहाँ से किए? राइट। सो दोनों जगह का एजुकेशनल सिस्टम का क्या डिफरेंस आपको नजर आया? मैंने ये देखा कि कोर्स बुक सेम थी। मुझे यहाँ फिलिप कॉटलर पढ़ाया गया था, वहाँ पे भी फिलिप कॉटलर पढ़ाया जा रहा था। ओके। But the pattern of study was extremely different. We had Okay. real life banks coming to us in one semester. We had real life clients जो एक चिकन को प्रोसेसिंग कंपनी थी, वो आई, उनके एक्चुअल प्रॉब्लम थे बिजनेस के, वो एज एन असाइनमेंट हमें दिए जा रहे थे। सो आई गेस फिलोसॉफी चेंज नहीं होती है, टर्मिनोलॉजी चेंज नहीं होती है, बट द पैटर्न जो एक पढ़ाने का तरीके में चेंज आता है, उससे हम लोगों को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस लेना। द CEO ऑफ द कंपनी यूज्ड टू कम एंड गिव अस द मार्क्स कि हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो उससे कितना सेटिस्फाइड है, नहीं है। अगर एक ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट हो रहा है तो ग्रुप की मीटिंग भी उसी तरीके से शेड्यूल होती थी जैसे आज मैं यहाँ पे शेड्यूल कर रही हूँ। तो आई गेस नॉट ओनली द टीम जो आपको प्रोफेसर्स हैं, आपके प्रिंसिपल्स हैं या डायरेक्टर हैं, वो कोर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं या किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, वो मैटर करता है। बट मैं यहाँ पे भी स्टूडेंट थी, मैं वहाँ पे भी स्टूडेंट थी, बट जो डिसिप्लिन मैं अपने आप को वहाँ दिखाती थी वो शायद हम यहाँ कम दिखाते हैं। तो आई गेस हमें भी उतना एफर्ट डालना ज़रूरी है। अगर हम टीचर्स के पास जाए और हम बोले कि हमें इस तरीके से चीज़ों को चाहिए, वहाँ जाके हम ये पावर फील करते थे। वी यूज्ड टू गो टू द प्रोफेसर्स। यहाँ पे तो डरते हैं कि टीचर को ऐसे डरते पूछेंगे कैसे? हैं, एग्जैक्टली। एंड आई यूज्ड टू फील कि वहाँ पे भी बहुत बार हमें अच्छे प्रोफेसर्स नहीं मिलते थे एंड हमको लगता था यहाँ से 10 टाइम्स फीस भर रहे हैं और वहाँ पे हम लेकिन फील करते हैं कि जाके डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि यार ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है, कंप्लेन करेंगे। हम यहाँ अपनी पावर फील ही नहीं करते हैं, ना ही हम उतना सीरियसली पढ़ाई को लेते हैं। तो अगर दोनों साइड से पुश आएगा चीज़ों का, इवन द यूथ वो भी इस चीज़ में एक पार्टिसिपेशन देगी अपना कि को करिकुलम एक्टिविटीज़ के साथ में जो लर्निंग आती है। हम बहुत बार सोचते हैं, मैं अभी भी एक सेशन में गई थी कॉलेज के, हम मेरे जो फ्रेंड्स थे वो वहाँ पे पढ़ा रहे थे, विजिटिंग फैकल्टी थे, एंड वी वर सिटिंग एंड वी वर डिस्कसिंग कि आजकल के बच्चे उस चीज़ को यार ये छोटा काम है, टेंट वालों से डील करना है, मैनेजमेंट देखना है, उसको बहुत छोटा फील करते हैं। दे ऑलवेज वांट कि सोशल मीडिया वाला पार्ट है वो हैंडल करेंगे। बट आई गेस जब हम वो छोटा छोटा पार्ट भी बहुत प्रोफेशनली उसको डील करते थे एक टाइम पे, उससे जो कॉन्फिडेंस आता था ना कि वी कैन हैंडल एवरीथिंग, इवन इफ देयर आर वेंडर्स फॉर द इवेंट, हमें उनको कैसे संभालना है वो चीज़ को हम हैंडल करते थे। तो आई गेस ये छोटा छोटा लर्निंग को सीरियसली लेना, इवन फ्रॉम आवर साइड, हम हमेशा कॉलेज को ब्लेम करते हैं, इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करते हैं, बट आई हैव सीन कि हम हमारी साइड से कभी कुछ एफर्ट उतने डालते नहीं हैं, और अगर हमारी बात सुनी नहीं जा रही है तो हम छोड़ देते हैं। एक बार ट्राई करा, 2 बार ट्राई करा, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट नहीं हमें रिस्पॉन्ड करा, हम छोड़ देते हैं। बट व्हेन आई सॉ कि वही इंडियन ग्रुप जो यहाँ से जाके वहाँ पढ़ रहे हैं, वो उतना ही मेल लिखेंगे, ड्राफ्ट करेंगे, उसको एक प्लानिंग के साथ में प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे। सो व्हाई कांट वी डू इट द सेम वे ओवर हियर? So more about the surrounding and circumstances, the way you are there. So the same person is behaving in a different way. एग्जैक्टली। सो बच्चे तो वही हैं। मैं यहाँ पे थी, बहुत बार नहीं माहौल का समझ फर्क में पड़ आता जाता था, है। माहौल का फर्क पड़ जाता है। प्लस वी थिंक कि वहाँ पे हम जो पैसा स्पेंड कर रहे हैं, यार ये वसूल है। अमाउंट इतना दे रहे हैं तो करनी है चीज़ें। बट आई थिंक यहाँ पे भी वो चीज़ ज़रूरी है। सो इट्स नॉट ऑलवेज ऑन ब्लेमिंग कि हम कैसे उस चीज़ को करें। इफ़ वी टॉक, बात करना ज़रूरी है, प्लस वो डिसिप्लिन दिखाना ज़रूरी है। जब आप वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे तब क्या मन में था, क्या करना है आगे, या आप क्या मोटिव के वजह से आप वहाँ पे गए थे? सो मैं एक कॉर्पोरेट कल्चर में जाने के लिए बहुत एंथुजियास्ट थी। Okay. मैंने हमेशा जॉब को लेके सोचा था, बिकॉज एज आई टोल्ड यू मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। सो क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा, कैसे करेंगे, हाँ ये ज़रूर सोचा था कि किसी दिन जब वो एक अमाउंट इकट्ठा होगा मेरी सेविंग से, तब मैं ज़रूर एक
शॉट ज़रूर दूंगी अपने आइडियाज़ को, लेकिन सोचा नहीं था। बट आई गेस लाइफ आपको उस तरफ ले जाती है। जैसे true. मैंने आपको बताया कि मैं अपने कल्चरल और आर्टिस्टिक उसमें भी बहुत अच्छी रही हूँ। आई यूज्ड टू डू पेंटिंग, एंकरिंग, डांसिंग, तो वो वाला पार्ट प्लस मैं जो चाह रही थी कि मुझे कॉर्पोरेट उसमें एक अच्छी जॉब मिले ताकि मैं एक अच्छी लाइवलीहुड कमा सकूँ, एक अच्छे रेपुटेशन क्रिएट कर सकूँ। बट आई सॉ कि जब मैंने अपनी पहली मास्टर्स डिग्री फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में ली थी, बट यू वोंट बिलीव, इवन आफ्टर स्कोरिंग अ लॉट ऑफ गुड मार्क्स, मैं उस चीज़ को अच्छा फील ही नहीं कर पाती थी। मुझे मार्क्स आने के बाद भी लगता था कि मुझे मार्क्स आ कैसे रहे हैं, मुझे मज़ा तो आ नहीं रहा है, मुझे अभी भी ये कंसेप्ट का जो एक्चुअल कोर है समझ ही नहीं आ रहा है। आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। सो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिखा देता है और हम कर भी लेते हैं, बट हमें समझ में नहीं आता है बहुत बार। तो मेरा जो सेकंड पोस्ट ग्रेजुएट था वो ऑस्ट्रेलिया से था, एंड इट वाज अ टफ डिसीजन, क्योंकि एक बार एक पोस्ट ग्रेजुएशन आपका हो जाता है तो यूजुअली इवन पेरेंट्स हेजिटेट, प्लस आपका एक इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा लग चुका होता है, प्लस बीइंग अ गर्ल बहुत बार लोगों के एडवाइसेस आते हैं कि अब और क्या पढ़ाओगे और कितना पढ़ाओगे, एंड फिर कंट्री से बाहर भेजना, उतना स्पेंड करना। आई फील प्रिविलेज्ड कि मेरे पेरेंट्स ने वो मुझे मौका दिया, बिकॉज दे वर एबल टू सी दैट आई एम नॉट हैप्पी। अगर मुझे वो बहुत अच्छी एमएनसी में काम भी मिल जाए और वो टैक्स रिलेटेड हो, फिनेंस रिलेटेड हो, आई एम गोइंग टू डाई एज अ पर्सन, क्योंकि मैं उस क्यूबिकल में बंद होने वाली लड़की नहीं थी। सो आई वुड टेल यू स्टोरी कि जब मेरा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरव्यू था, उसमें डिलॉयट में मैं फाइनल राउंड तक सिलेक्ट हो गई थी, एंड पूरा कॉलेज उसमें पार्टिसिपेट करता है। फाइनली 10 से 20 लोग बचते हैं एंड आई वाज शॉर्टलिस्टेड। मेरे जितने भी उसमें एग्जाम्स थे, इंग्लिश टेस्ट था, मैथ्स टेस्ट था, अकाउंटेंसी था, मैंने सब में अच्छा स्कोर करा। एंड में आके दे रिजेक्टेड मी, एंड पहला रिजेक्शन होता है आफ्टर स्कूल, आफ्टर बैचलर्स। इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग। मैं उसको हैंडल भी नहीं कर पा रही थी, बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैं इंटरव्यू अच्छा दे रही हूँ, टेस्ट अच्छे दे रही हूँ। बट वो जो HR थी, उन्होंने यही बोला कि शी इज़ नॉट अ पर्सन जो एक क्यूबिकल में बंद रहेंगी, एंड आई कैन सी दैट। उस टाइम में उस चीज़ को समझ नहीं पाई, बट आई फील हैप्पी कि वो मुझे नहीं लेके गई, क्योंकि अगर वो मुझे ले जाती तो मैं मास्टर्स ऑफ बिजनेस मार्केटिंग का डिग्री लेने का सोचती नहीं। एंड नाउ व्हेन आई एम इनटू दिस एंटरप्रेन्योर जर्नी, आई कैन सी कि वो जो स्टेज पे बोलना और परफॉर्म करना मुझे अच्छा लगता था, आज मैं B2B मार्केटिंग हैंडल कर रही हूँ। सो वो जो मेरा एक पब्लिक स्पीकिंग में फियर नहीं है, वो मेरी कंपनी के काम आ रहा है। पीपल अप्रिशिएट दैट। सो आई गेस आपको डेस्टिनी ले जाती है। एक रिजेक्शन वहाँ पे बहुत बड़ा था, प्लस एक वो चीज़ को हैंडल करना कि पूरी डिग्री ले ली, अब मैं कुछ और डिग्री का सोच रही हूँ, वो बहुत टफ था। बट कभी कभी वो कॉल लेना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत बार लोग नहीं लेते हैं, बट आई थिंक वो ज़रूरी है कि अगर स्विच करने का आपको लाइफ मौका दे रही है, सो स्विच इट देन एंड देयर। क्योंकि अगर आप पूरी लाइफ वो सस्टेन करेंगे तो वो बहुत पेनफुल रहेगा, आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, फिर आपको रेम्यूनरेशन में दिक्कत आएगी, आपको रिकग्निशन में दिक्कत आएगी, एंड देन यू कीप ऑन स्ट्रगलिंग। सो अच्छे मार्क्स आना इज़ नॉट ऑलवेज कि आप उस फील्ड में अच्छे हो। आपके दिल से जो आपको आइडियाज़ आते हैं, मैं जितने आइडियाज़ एक मार्केटिंग फील्ड में दे पाती हूँ या एक नेगोशिएशन डील में, सेल्स डील में बैठ के कर पाती हूँ, वो मैं शायद एक फिनेंस में एक प्रोजेक्ट में डील नहीं कर सकती। ऑल्दो उस चीज़ का नॉलेज मुझे काम ज़रूर आता है, बट वो जो एक होता है कि मैं कुछ इनोवेट कर सकूँ अपने फोर्टे से, वो मैं शायद उसमें नहीं कर पाती। सो आई फील थैंक यू टू दैट डेलॉयट HR जो मुझे नहीं लेके गई उस पोस्ट के लिए। दैट वाज अ टैक्स कंसल्टेंट पोस्ट, एंड आई फील थैंक यू कि उनका एनालिसिस बहुत सही था कि आई एम नॉट दैट पर्सन जो एक डेटा शीट में एंट्री भर भर के अपनी लाइफ ख़त्म करे। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू इंडिया। आप कौन से साल में इंडिया वापस आई? मैं 2020 जस्ट फेब मंथ में यहाँ पे 2020 मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ और आप फरवरी में आए। जी। Okay, and then how you started back again here? So मेरी जो पुरानी कंपनी थी, they were shutting down the project on which I was working. Plus, and that was related to solar. Which was solar. Solar. Okay. And मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिख रहा था कि एक पैंडेमिक आ रहा है
एंड मेरे लिए वो बहुत एक थ्रेटनिंग सिचुएशन थी, क्योंकि मैं बहुत सारे ड्रीम्स के साथ वापस आई थी इंडिया कि कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे, बाहर से पढ़ के आते हैं तो एक अच्छी रेपो वाली जगह और एक अच्छी एमएनसी में काम तो मिल ही जाएगा। बट कोविड अप्रोच कर रहे थे, शटडाउन हो रही थी चीज़ें, एंड मैंने जब अप्लाई करना चालू करा सो ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्स आ नहीं रहा था। एंड टू हैंडल अगेन दैट सिचुएशन कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं वापस आई हूँ, बट जॉब नहीं मिल रही है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वो लोग डीले कर रहे हैं चीज़ों को। सो मैं जो कंपनी में थी मुझे वहाँ पे भी क्लोजर दिख रहा था, कोविड आ रहा था वहाँ पे भी क्लोजर दिख रहा था। सो जो मेरे फाउंडर हैं राणा प्रशांत सिंह, ही वॉज देयर कि मैं एक स्टार्टअप का आइडिया सोच रहा हूँ एंड ऑलरेडी मैंने एक्सपोजर ले लिया है एंड आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दैट आइडिया। सो टिल द टाइम यू आर सर्चिंग फॉर अनदर जॉब, तुम मुझे कंसल्टेंसी दे दो एंड यू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी, क्योंकि मैं किसी और के साथ करूँगा इससे अच्छा है कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल में लोग हैं वो मुझे सपोर्ट करेंगे, तो मुझे एक ट्रस्ट एक्स्ट्रा रहेगा rather than मैं किसी एक थर्ड एजेंसी को दूँ। Coincidental and accidental joining. एग्जैक्टली, एंड आई फील कि हम अगर मैं एक स्टोरी को पीछे जाके देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ऑटोमेटिक वो स्टेप्स आपके बनाते चले जाते हैं। उस टाइम मैंने बहुत सुना कि कौन सी कंपनी, ये तो नाम सुना ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद बड़ी कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन करी। सो वो जो क्वेश्चंस थे बहुत हैवी थे मेरे लिए। प्लस आप एक स्टार्टअप के अमाउंट पे ज्वाइन करते हैं बिकॉज यू आर देयर टू सपोर्ट, एंड वो सब चीज़ें बहुत ओवरवेलमिंग थी बहुत टाइम तक। बट आई गेस मेरे लिए सेफ भी था, क्योंकि कोविड वाले सिचुएशन में देयर वाज अ जॉब विथ मी, एंड वो चीज़ थी जिसमें मैं अच्छी थी। मुझे कंपनी इस्टेब्लिश करनी थी, मुझे कंपनी का ब्रांड क्रिएट करना था, मुझे कंपनी का मार्केटिंग प्लान प्लस जो भी B2B हम लोग काम करेंगे उसको अलाइन करना था। सो वी वर्कड ऑन PM कुसुम योजना एंड एवरीथिंग। तो वो वाले पार्ट पे आई वॉज हैप्पी इन वर्किंग। तो मेरे पेरेंट्स ने यही बोला, इफ़ यू आर हैप्पी डूइंग इट स्टे हैप्पी, ये मत देखो कि क्या मिल रहा है और कैसे मिल रहा है, इसके बाद छोड़ के तो तुम कोई भी जॉब कर सकती हो। सो दैट वाज द मोटिवेशन। बट कोविड स्ट्रेच ऑन होता चला गया, बट ब्लेसिंग थी कि हमारा प्रोजेक्ट क्योंकि गांव में था, PM कुसुम योजना में सोलर पंप्स जो हैं वो गांव में लग रहे थे। सो इट वाज अ सेफ प्लेस। हमारा प्रोजेक्ट जब लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए थे, हमारी कंपनी का बिजनेस, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था। वी वर वर्किंग विद शक्ति पंप्स, हम उनके रतलाम, मंदसौर, नीमच रीजन के लिए हम लोग काम कर रहे थे। So you had any idea about solar or you just entered into it, then you started exploring it? So it was, everything was new. एंड हम लोग को जो ट्रेनिंग दी है हमारे फाउंडर ने, लिटरली हमको AC/DC क्या होता है, वायर केबल्स क्या होते हैं, वहाँ से ट्रेनिंग देना चालू किया। सो दिस इज़ द मैजिक कि हमें लगता है कि हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हैं, कैसे चीज़ें होगी, क्या होगी, बट इफ़ यू हैव अ गुड टीम एंड रिसर्च वर्क में आप अच्छे हो, सो लर्निंग करी, ज़ीरो से स्टार्ट करा, चीज़ों को समझा, बिकॉज मुझे एक पैनल कैसे काम करता है इसका भी नॉलेज नहीं था। एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर, बट बिकॉज हमारे फाउंडर इंजीनियर थे, सो ही हेल्प्ड अस लर्न इट, एंड हम लोग उस लेवल पे उसको लेके जा पाए। So now please tell us about something about the concept behind Praditya. So we are basically a solar EPC company, एंड हम लोग का कंसेप्ट ये था कि आपने देखा होगा इतने सारे स्किल के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, ट्रेनिंग्स हो रही हैं, इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है, लेकिन आप देखेंगे कि इन लोगों को वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है। एट द सेम टाइम अगर आप देखें कि कंपनीज लिख रही हैं कि मैन पावर रिटेंशन नहीं हो रहा है, लोग नहीं मिल रहे हैं, तो ये जो लोग हैं जो इतनी ट्रेनिंग ले रहे हैं वो जा कहाँ रहे हैं। सो वी गॉट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एक गैप आ रहा है। प्लस अगर हमने जब उन लोगों से बात करी तो हमें पता चला कि वो लोग टेक फ्रेंडली नहीं है, उन्हें नहीं मालूम कि जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है। जो लोग ये ट्रेनिंग ले रहे हैं बिकॉज ये यूजुअली Tier 3 या विलेजेस से आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, ITI से कनेक्टेड रहते हैं। सो हम लोगों ने सोचा अगर हम इन लोगों का एक डेटाबेस को सिस्टमैटिक मैनेज करें, स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड रहे, ITI से एसोसिएटेड रहे, और उनको फिर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेके जाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें चाहिए प्रोजेक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं एज ए कंपनी, यूजुअली बड़े प्रोजेक्ट सबलेट होते हैं, तो ये जो काम है ये काम ऐसे लोग ही करते हैं।
तो अगर ये लोग मिल ही नहीं रहे हैं तो ये लोग जा कहाँ रहे हैं? तो हमने देखा कि उनको काम रेगुलर नहीं मिलता है, तो वापस ये लोग खेती बाड़ी की तरफ चले जाते हैं, अपने अपने काम करने लगते हैं, कुछ और काम करने लगते हैं। तो हमने सोचा कि अगर हम इनके साथ एक्टिवली कम्युनिकेशन रखेंगे तो हम इनको उस पाथ पे ले जाएंगे कि हमें हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए लोग मिल रहे हैं और इन लोगों को वो काम मिल रहा है। सो यूजुअली ये रिमोट लोकेशंस में रहता है प्रोजेक्ट, सो हम लोग वहीं यूजुअली ट्राई करते हैं कि वहीं इनको हायरिंग करें और वहीं इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे। नहीं तो अगर ये लोग माइग्रेट करके जाना चाहते हैं, तो जैसे हम लोग अभी भुज खावड़ा में काम कर रहे थे, तो हम लोग वहाँ पे इन लोग को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहे थे। What are the revenue sources for Praditya? So currently we are working in procurement part, जहाँ पे जो लार्ज स्केल बल्क प्रोक्योरमेंट्स होते हैं प्रोजेक्ट के, हम लोग उस चीज़ में सोर्सिंग का काम, पूरा प्रोजेक्ट को हैंडल करना और नेगोशिएशंस करना कंपनी की साइड से एंड उन्हें बेस्ट डील्स दिलाना, वो पार्ट पे हम काम कर रहे हैं। सेकंड है इंस्टॉलेशन एंड कमिशनिंग, जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उसका पूरा इंस्टॉलेशन करना, कमिशनिंग पार्ट करना, एज अ प्रोजेक्ट होल उसको मैनेज करना अलॉन्ग विद द मैन पावर, वो करते हैं। एंड वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी एंड मार्केट रिसर्च। जैसे अभी हम फ्लोटिंग सोलर, आपने सुना ही होगा कि एक बूम पे आ रहा है। सो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से हम लोगों ने एक अच्छा मार्केट रिसर्च क्रिएट करा है और अब हम उस सेगमेंट को भी हमारे कंपनी में एड ऑन कर रहे हैं। ओके, एज ऑफ 2024 डेटा, नेशनल गवर्नमेंट का डेटा ये कहता है कि इंडिया हैज हैविंग ए कैपेसिटी ऑफ 740 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी, मतलब जनरेशन के लिए, राइट, आउट ऑफ व्हिच इट इज नाउ 80.1 गीगावाट हैज बीन कवर्ड, राइट, और वो भी पिछले 2 साल से हुए हैं। आज की तारीख में जब हम देखते हैं तो सोलर का भी 2-3 वैरायटी आ चुका है। पहला तो एक बैरन लैंड की रिक्वायरमेंट होते हैं जो 3% प्रोक्योरमेंट कर चुके हैं गवर्नमेंट, और उसमें ये बनाया जा रहा है। दूसरा जो डोमेस्टिक वाले हैं, जो आजकल रूफटॉप सोलर के नाम से बहुत जाना जा रहा है और उसको एक सब्सिडी के तौर पे प्रमोट किया जा रहा है, और उसमें भी हम देखते हैं कि 1.5 करोड़ हमको रूफटॉप लगाने होते हैं। 2 दिन के अंदर सारे रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, फिर इंस्टॉलेशन का कोई ठिकाना नहीं होता है। सो इज दिस द टेक्निकली फॉल्ट है कुछ, या सिस्टम की कोई वजह से हम इतने पीछे हैं, जबकि अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान में सोलर के लिए बहुत ज़्यादा है, ऐसा देखा जाता है। एंड दैट इज द रीजन मे बी गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 100% FDI in solar. Right. So how you look into this ecosystem? So as the base level player, अगर मैं ये बात करूँ तो हमने देखा है कि बहुत बार जो मैन पावर का स्किल सेट है वो उस तरीके का नहीं है, उसके कारण बहुत बार प्रोजेक्ट में डिलेज होते हैं। अगर हम देखें दूसरे पार्ट पे, तो जो सप्लाई और डिमांड में गैप आ रहा है, पॉलिसीज चेंज हो रही है। पहले हमारा चाइना पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा था, अभी डिपेंडेंसी कम होता जा रहा है, हम लोग उसको कम करते जा रही है गवर्नमेंट। तो उसके कारण बीच बीच में सप्लाई के गैप्स बहुत क्रिएट होते हैं। हमारी इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और जो पूरा सप्लाई चेन है वो अब जाके खुद से सेल्फ सफिशिएंट हो रहा है, जिसके कारण अगेन सेटबैक आता है। प्लस हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अभी उतना नहीं है जितना कि दूसरी कंट्रीज़ का रहा है। सो बिकॉज हमने बाहर से इंपोर्ट पे एक बैरियर क्रिएट करा है, अब हम खुद से एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री होते जा रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे बॉटलनेक्स हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ों को आगे पीछे लेके जाते हैं। प्लस हर स्टेट का अपनी अपनी जो गवर्नमेंट है उनका इसकी तरफ एक जो रुझान है वो बहुत अलग है। आप अलग अलग स्टेट का देखेंगे कि कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और उसको फास्ट ट्रैक करता है, कोई स्टेट बहुत पीछे चल रहा है, स्लो डाउन चल रहा है। तो ये जो छोटे छोटे बॉटलनेक्स हैं, जैसे हम लोग खावड़ा में भी देख रहे थे कि डिमांड इतनी सारी है, मैन पावर की, सप्लाई की, हर चीज़ की, लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है और प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। सो हमें मैन पावर का वहाँ पे रिटेंशन एक बहुत बड़ा इशू रहा है। पहले ही वो एक बैरन लैंड है, हमारे एम्प्लॉयर से हमको उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मिला नहीं है जो कि विथ टाइम डेवलप होगा, पर इसके कारण प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो ये जो छोटे छोटे बॉटलनेक्स होते हैं कि एक लोकल मैन पावर का उतना स्किल सेट है, नहीं है, हमें उतने अच्छे लोग मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, प्लस एक टाइमलाइन है जिसको फॉलो करना है। उसके बाद में जो रेट फ्लक्चुएशन हो रहा है वो अलग प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण प्रोजेक्ट के रेट्स और मार्जिन्स में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो और अगर मैं रूफटॉप की बात करूँ तो वहाँ पे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, वहाँ पे कोई फिल्टर नहीं है। हाँ, मैं आने ही वाला था उसमें जी।
तो वहाँ पे कोई फिल्टर क्रिएटेड नहीं है, जिसके कारण हर कोई आप देखेंगे जो उतना एक्सपीरियंस नहीं है वो भी अपना बिजनेस खोल के स्टार्ट कर लेता है। अब आप देखेंगे कि उनके पास उतनी टीम है नहीं है, उसका स्किल सेट क्या है, पर वो भी काम लेके और रूफटॉप लगा के चले जाते हैं। अगर आप देखें तो कंज्यूमर को उतना नॉलेज नहीं है कि हमें किस चीज़ को किस तरीके से इवैल्यूएट करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही नीश और टेक्निकल प्रोडक्ट है। आप 25 साल के लिए अपनी छत पे लगा रहे हैं, सो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप पहले बहुत अच्छे से एजुकेट हो। प्लस कंज्यूमर कम प्राइसिंग के पीछे भागता है। Yes. अगर वो 1000 रुपये का भी डिफरेंस हुआ, दे वुड लीव यू। वो ये नहीं देखेंगे कि क्या अच्छा था क्या बुरा था, सामने वाले ने कन्विंस कर दिया, वो रेडी हो जाते हैं, दे ऑप्ट फॉर द चीपर वर्जन। सो आई गेस ये सारी जो चीज़ें हैं उसके कारण बहुत बार सेटबैक्स आते हैं मार्केट में। बहुत लो प्राइसिंग पे बहुत बार लोग प्रोजेक्ट्स उठा लेते हैं, प्राइजेस चेंज होते हैं पैनल के कंपोनेंट्स के, देन दे आर नॉट एबल टू हैंडल इट, क्योंकि छोटे प्लेयर्स के पास उतना अमाउंट नहीं होता है कि वो लॉस में भी प्रोजेक्ट्स को रन कर लें। What should be the parameters for any household people to understand this philosophy and psychology कि रूफटॉप के लिए मुझे क्या क्या पैरामीटर को देखना चाहिए? प्राइस को अगर मैं थोड़ा सा साइड लाइन में रख दूँ तो, बिकॉज प्राइस में तो हमेशा इंडिया इज द मार्केट जहाँ पे ये प्राइस बहुत फैक्टर होता है। आप जोमेटो देख लीजिए, स्विगी देख लीजिए, अमेजोन देख लीजिए, लोग ये प्लेटफॉर्म को यूज ही करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिस्काउंटिंग। राइट। सो एवरीवेयर देयर इज ए धनिया मिर्ची तो हम फ्री में मांग ही लेते हैं ना अभी भी। सो वो मेंटेलिटी कहीं जाएगी नहीं। सो ये तो प्राइस रिडक्शन रहेगा ही, बट कौन से ऐसे टेक्निकल पैरामीटर्स को देखना चाहिए उन्हें ताकि वो प्राइस को एज अ सेकेंडरी रख सके? So what will be your suggestion for the rooftop solar system for this parameter? So I would say कि इस पे प्रशांत would guide you the best way. Okay. तो ये वाला पार्ट हम उनके साथ करेंगे. You talk about negotiating with the deals and B2B deals. Right. So are you people doing as a manufacturing unit as well, or do you have any plan for it? So we are thinking to go into floating solar manufacturing. Okay. And लेकिन हम लोग उसमें अभी पूरा रिसर्च वर्क पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक जो मार्केट है दैट इज़ एट अ वेरी नेसेंट स्टेज, एंड उसमें पॉलिसीज़ नहीं आई हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं आए हैं, प्लस एक्सपेरिमेंटेशन फेज़ में ही चल रहा है हमारी कंट्री में भी। तो हमारा जो अभी वहाँ पे फोकस है दैट वी कम अप विद अ गुड रिसर्च, जिसमें हम एक ऐसा प्रोडक्ट और ऐसी सर्विस लेके आ सके जिसमें कि प्रोजेक्ट का फेलियर होना या उसके एप्लीकेशंस और हम बढ़ा सके, वो इंडिया में एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए, उस पर हमारी वर्किंग चल रही है। सो येस, वी आर फोकसिंग ऑन कि हम मैन्युफैक्चरिंग में जाएँ, एंड जो फ्लोटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि लैंड इज़ अ वेरी बिग इशू इन इंडिया और हमारे पास वाटर रिजर्वॉयर्स बहुत अबंडेंस में है। सो हमारा यही फोकस है कि या तो हम कंपनीज को ऐसे सोल्यूशंस एज ए कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें विद आवर रिसर्च वर्क, और वी इफ़ वी हैव गुड इन्वेस्टर्स विद अस, हम ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करें और मैन्युफैक्चर करें जिसमें हम हमारी कंपनी के थ्रू सर्विसेज भी दे सकें। और इंडिया में जिसकी सबसे ज़्यादा नीड है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लोटर्स इज़ अ बिग क्वेश्चन राइट नाउ इन इंडिया, जिसके कारण फ्लोटिंग प्रोजेक्ट्स बहुत स्लो डाउन चल रहे हैं, क्योंकि इसमें लोकेशन और ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो हम लोग क्योंकि मध्य प्रदेश में बैठे हैं, तो हमारा फोकस है कि सेंट्रली बैठ के अगर हम ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स का इशू इस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हुए प्रोजेक्ट्स में इंस्टॉलेशन सर्विस दे सके, सो दैट वुड बी अ वेरी गुड पार्ट फॉर अस, जिस पे हमारी टीम ऑलरेडी काम कर रही है। Okay. How you handle criticism? Okay, so this is a very, very good part because as a female with a non-engineering background, Yes. plus working with a manpower, Yes. that has been a very big question for a lot of people. But and renewable energy में बहुत कम females दिखती हैं, True. because जब भी मैं meetings में जाती हूँ, when I find a lady, वो बहुत रेयर होता है। एंड आई फील कि ऐसा कुछ है नहीं इस इंडस्ट्री में कि एक्सेप्ट फॉर द साइट वर्क कि फीमेल्स इस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर सकती है। सो हमारा अभी जो प्रोजेक्ट भी चल रहा है खावड़ा में, वहाँ पे फीमेल के लिए सिर्फ डे पास है। सो हमारी कंपनी 5-6 महीने से वहाँ काम कर रही है, बट आई कुडंट बी देयर। मैं वहाँ जाके रह के अपनी साइट भी नहीं देख पाई हूँ। सो दिस इज़ द गैप बिटवीन अ फीमेल एंड अ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का जो वर्किंग है, एंड उसके कारण जो एक इमेजिनेशन आती है, जो एक प्रैक्टिकल रियलिटी पे क्या चल रहा है, उसको एक बार डे इन द लाइफ ऑफ अ साइट मैनेजर जो जी के आपको समझ में आएगा कि मैं इस चीज़ को हैंडल कैसे करूँ, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है।
प्लस जो लोग आते हैं दे ऑल्सो क्वेश्चन कि लेबर के साथ कैसे मैनेज करते हो, क्या करते हो. तो ये क्वेश्चंस को फेस करना बहुत टफ रहा है. लेकिन आई गेस हर कंपनी को हर एक स्टेक होल्डर, हर एक रोल की ज़रूरत होती है. अगर सब लोग साइड पे हैं तो ऑफिस संभालने वाला भी कोई चाहिए. एंड जो एक फीमेल का इंस्टिंक्ट होता है टीम को संभालना, Yes. नेगोशिएशंस करना, और जब भी गुड कॉप बैड कॉप की सिचुएशन आ रही है वो हैंडल करना, आई गेस फीमेल्स आर बेस्ट इन दैट थिंग. क्योंकि फीमेल्स के साथ मेल्स का इंटरेक्शन सॉफ्ट हो जाता है. दैट इज माई ओपिनियन. Then my second question will be that how you handle hypocrisy. आई गेस दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, और उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ऐसे हिपोक्रेसी वाले पार्ट आएंगे. बिकॉज उस चीज़ को सॉल्व करना इज़ नॉट एन इशू, क्योंकि आप किसी का माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते हैं. ऑल यू कैन डू इज़ एक कान से सुना और एक कान से जाने दिया. बिकॉज देयर वॉज अ पर्सन जिन्होंने मुझे यहीं पे ऑफिस में हमारे एक बार बोला था कि कैसे काम कर रही हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है तुम्हारा लेबर वालों को कैसे संभालोगी, तुमको बात ही नहीं करेंगे तुमसे. एंड दिस वॉज द टोन विच आई हैड टू काउंटर इन अ पब्लिक प्लेस. और एट द सेम टाइम जब हमारा प्रोजेक्ट चल पड़ा, सारी चीज़ें हो गई, ही वॉज द वन हु वांटेड कि यार मेरे पास इन्वेस्टर है एंड आई एम हाईली इंटरेस्टेड टू कम इन योर प्रोजेक्ट. सो जब हमारे पास काम नहीं था, नरेशन बहुत अलग रहता है, और जब काम चालू हो जाता है नरेशन बहुत चेंज होता है. एंड जवाब दे के कुछ हम कर नहीं सकते हैं. प्लस एक होता है, लोगों को लगता है आपको सब मालूम होना चाहिए. अगर आप एक स्टार्टअप हो, आप चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो, आपको सब मालूम होना चाहिए. आई फील कि वो हिपोक्रेसी हमेशा रहेगी कि जब आपको कुछ नहीं आता है वो ज्ञान देने की भी कोशिश करेंगे, और जब आपको सब आता है तो वो उसमें से खामियां निकालने की भी कोशिश करेंगे. सो कि आप फीमेल का जो एक एडवांटेज है वो भी बताएंगे, और जहाँ उनको नीचे उतारना होता है कि ये पार्ट नहीं हैंडल कर सकते हैं एज अ फीमेल, सिर्फ जॉब ओरिएंटेड ही, आपका ऑफिस ओरिएंटेड ही काम हो सकता है. तो ये दोनों रोल्स वाली चीज़ें हर बार हर जगह आती है. एंड आई गेस मैंने उसको सुनना बंद कर दिया है. बिकॉज मेरे जो फाउंडर्स हैं और मेरी जो फैमिली है उनका यही रहता है कि इफ़ यू आर द हार्ट ऑफ द कंपनी, एंड आई फील कि दैट इज़ अ वेरी बिग रिमार्क एंड अ वेरी बिग मोटिवेशन. अभी हम जब यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम में भी गए थे, वहाँ पे गांव की लड़कियां सोलर की ट्रेनिंग ले रही हैं, जिन्हें हिंदी बोलना भी नहीं आता है, सिर्फ गुजराती में बोलना आता है, और वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाके काम कर रही है, अपनी फैमिली को छोड़ के काम कर रही है. उन्हें पूरे सेटअप का इलेक्ट्रिकल कमिशनिंग सही हुआ है कि नहीं हुआ है ये भी चेक करते आता है. एंड आई वॉज देयर कि ये पार्ट तो मुझे भी नहीं आएगा अगर कोई मुझे वो पार्ट करने को दे देगा. सो लर्निंग से मेल फीमेल जेंडर से कुछ होता नहीं है, और हिपोक्रेसी हो, डबल स्टैंडर्ड टॉक्स हो, वो हमेशा रहेगा. आई गेस मेल्स को भी वो फेस करना पड़ता है, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी मेल्स की होती है, कुछ फीमेल्स की होती है. तो अगर टीम हमारी ऐसी फॉर्म हो कि जो जिसका पार्ट अच्छा है वो उस पार्ट पे रहे, सो आई गेस हर चीज़, हर काम सक्सेसफुल रहेगा. और जो ज्ञान आ रहा है उसको हमको अवॉइड ही करना चाहिए. In today's time, there is a question and there is lot of discussion about equality, male females, right? So we talk about equality at one time. So we are coming with that entrepreneurship. Right. अभी entrepreneurship को भी हम bifurcate करके बोलते हैं कि women entrepreneurship. तो जब हम equality की बात करते हैं, entrepreneurship की बात करते हैं, then why there is a requirement of a female entrepreneurship as a specific? What is your thought process in this? Because अभी आप बोल रहे हैं कि एज एन एंटरप्रेन्योर आप इस कंपनी में भी आपने काफी स्ट्रगल्स देखे हैं, और वो हर कंपनी में करना पड़ता है. आप केक बनाए कि आप बिल्डिंग, सो स्ट्रगल विल ऑलवेज बी देयर व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू समथिंग न्यू. देन व्हाई यू नीड अ सेग्रीगेशन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी? आई गेस सेग्रीगेशन इज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड, बट उस चीज़ को, दोनों चीज़ों को हैंडल करने का तरीका शुड बी डिफरेंट, अ बिट डिफरेंट. क्योंकि वुमेन के जो रोल्स होते हैं, एक घर को संभालना, एक फैमिली को संभालते हुए, जो हम इनएविटेबल मानना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो जेंडर रोल्स भगवान ने सेट करे हैं हम उसको सरपास नहीं कर सकते हैं. इफ़ अ बेबी वांट्स हिज मदर, तो वो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं. सो आई गेस कि अगर मैं इक्वालिटी की बात करूँ, ये करूँ, सो सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन फीमेल के साथ एक अलग चीज़ों का जुड़ जाता है. अगर मैं भी मैं किसी की एक बेटी हूँ,
तो मेरी भी पेरेंट्स को टेंशन होता है जब लेट नाइट मीटिंग्स होती हैं या एक रैंडम जगह पे मुझे बोल दिया जाता है कि आज डिनर पे आना है, और वी विल टॉक ओवर देयर, वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो कहीं ना कहीं मैं भी हेजिटेट करती हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सिक्योरिटी इज़ अ बिग प्रॉब्लम। और वो कोई भी सिटी हो, कोई भी जगह हो, तो ये चीज़ें, ये जो फैक्टर्स हैं, ये मैं इसको चेंज नहीं कर सकते हैं हम। एंड आई फील बहुत बार लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि मैंने भी हमारे सर्कल में देखा है, हम जिन लोगों से बातचीत करते थे वो अपना काम करके फिर चाहेंगे कि लेट नाइट मिले, एंड दैट टाइम आई वोंट बी अवेलेबल। अगर मैं आज इवन आई एम अ बैचलर, तो ऐसा नहीं है कि मैं फ्री हूँ, मैं चली आऊँगी, मैं बात कर लूँगी, मैं लेट नाइट मीटिंग्स कर लूँगी, वो चल जाएगा, क्योंकि वो जो एक डर रहता है वो हटता नहीं है। एट द सेम टाइम कोई मदर है तो उसको वो हाउस कोर्स को सपोर्ट करते हुए फिर ये सारी चीज़ों को टाइम देने में जो एक छोटा सा सपोर्ट लगता है कि इट्स ओके, अपन इतने बजे कर लेंगे, वो बहुत बार मिलता नहीं है। एंड देन पीपल फील कि अगर तुम ये चीज़ें नहीं एडजस्ट कर रहे हो, काम क्या करोगे? सो आई फील कि आप भी तो एडजस्ट नहीं कर रहे हो, कि अगर कोई एक पार्ट पे सपोर्ट चाह रहा है, मांग रहा है, अगर एक कंफर्टेबल जोन में काम करना चाह रहा है, तो वो चीज़ों का एक्सपेक्टेशन सिर्फ फीमेल से ही क्यों किया जाता है, जस्ट बिकॉज एक इक्वालिटी की बात की जाती है। सो आई थिंक दैट इज़ नॉट जेन्युइन। अगर आज एक मेल मेंबर के घर पे कोई प्रॉब्लम होगा, ही वुड इन्फॉर्म मी कि मैं आज नहीं आ पा रहा हूँ, सो आई वुड से ओके एंड यस। बट अगर सेम चीज़ एक लड़की बोलती है कि आज मुझे मेरे बच्चे का पीटीएम है या ये है और मैं लेट आऊँगी, उस पर क्वेश्चन मार्क क्रिएट किया जाता है। सो या तो फिर लोग झूठ बोलना चालू करें, और इसी कारण से बहुत बार इक्वेशंस एक कंपनी में, एक टीम में ख़राब होना चालू होती है। तो हम लोग को वो जो एक स्पेशल एक दर्जा है वो नहीं चाहिए, बट एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए रहता है कि सामने वाला सिचुएशंस को, कंडीशंस को समझे, कि अगर रात में मीटिंग करने में कंफर्टेबल नहीं है तो इट्स ओके। इट्स नॉट कि कंपलसरी है, तुम ऐसे एंटरप्रेन्योर कैसे बनोगी, सक्सेसफुल कैसे होगी, ये तो करना पड़ता है। आई फील दैट इज़ द रॉन्ग पॉइंट। एंटरप्रेन्योर या फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्टार्टअप्स जब भी हम बात करते हैं, सो एक चीज़ बहुत कॉमनली आते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बहुत अकेले होते हैं, बिकॉज उनके आइडियाज़ होते हैं, उनके सपने होते हैं, उनके रोड मैप्स होते हैं। एक तो वो सबको वो चीज़ समझाया नहीं जा सकता, दैट इज़ वेरी वेरी ट्रू, आई ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड एंड फील सो। एंड सेकेंडली, सवाल इतने सारे लोग खड़े कर देते हैं, तो एक दिन उनको खुद की एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल आ जाते हैं। सो हाउ डू यू फील दिस? So that is what I told you earlier as well, कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया से आई और कहाँ काम कर रही हो, नाम तो नहीं सुना है, प्रादित्य, क्या प्रादित्य, अच्छा कहाँ है ऑफिस? एक्सप्रेशन के साथ ही स्टार्टिंग ऐसी होती थी कि मुझे ऐसा लगता था मैं क्या कर रही हूँ। बहुत बार मुझे भी फीलिंग आती थी कि मैंने गलत कॉल तो नहीं ले लिया है, कि मैं बहुत एम्बिशियसली एक इंसान, जो मेरे फाउंडर हैं उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे मैं लोगों के क्वेश्चन से भी परेशान हो के बहुत बार काम इम्पैक्ट होता था। तो आई यूज़ टू बी इन डिलेमा, एंड ये चीज़ें होती है क्योंकि जो भी स्ट्रगल्स हैं, जो भी आज फेस कर रहे हैं, वो जो फाउंडर्स हैं वो फेस कर रहे हैं। जितने क्वेश्चंस आते हैं, इन्वेस्टर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसी के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे सारी चीज़ें एक विजन पे होती है, एंड बहुत बार उस विजन को एक एंटरप्रेन्योर अपने आप पे बहुत हावी कर लेता है। अभी हमारे कुछ चीज़ों में भी हम, कोई प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जाएगा, कोई प्रोजेक्ट स्लो डाउन हो जाता है, कोई राउंड ईयर उतना एफिशिएंसी से नहीं चलता है। सो किसी भी चीज़ की उतनी गारंटी नहीं होती है। एंड माय एडवाइस टू ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, या जो भी सोच रहे हैं कुछ भी करने का, इवन इफ़ दे आर इन जॉब, हमें किसी भी चीज़ को अपने आप पे हावी होने देना नहीं चाहिए। जो जैसा हो रहा है उस पर अडेप्टेबिलिटी क्रिएट करना इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी। अगर मैं ये सोचूं कि मैंने ये सोचा था और ये इसी तरीके से होना चाहिए, और वो फिर नहीं हो रहा है, उससे जो डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट होती है वो हमें, हमारा डिप्रेशन का कारण बनती है। इस बात पे अगर मैं पूछूं कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर है, हाँ, उनको 1 2 3 ये 3 बेसिक चीज को ध्यान में रख के ही उतरना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? सो आई फील देयर शुड बी अ बैकअप। बैकअप इन द सेंस फिनेंशियल बैकअप होना चाहिए, कि एटलीस्ट हम कुछ 6 months 7 months विदाउट डूइंग एनीथिंग हम सस्टेन कर सके। दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। प्लस क्योंकि हर बार आपका आइडिया पे आपको यूँ इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे या सपोर्ट
खड़ा हो जाएगा या ग्रांट्स मिल जाएगी, क्योंकि हमने देखा है हम कोविड में स्टार्ट हुए थे, हमारा कंपनी रजिस्टर हुआ था एंड हमें वो ग्रांट का टाइम पीरियड, क्योंकि हम लोग पिचिंग सेशन में नहीं जा पाए, ग्रांट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वो एक जो इंटरव्यू होता है वो कंडक्ट नहीं हुआ, तो हमारा वो ग्रांट फेज ख़त्म हो गया था। सो बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है और जब हम सोचते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाएगी तो वो फंड्स उस टाइम क्रिएट नहीं हो पाते हैं। सो इट्स ऑलवेज नेसेसरी कि आपके पास एक फाइनेंशियल बैकिंग, कुछ महीनों की एटलीस्ट एक रनवे क्रिएटेड होना चाहिए। So you consider it 6 month backup should be there. Exactly. Okay, So that is second, your network. आपका Okay. नेटवर्क इज द मेन पावर। दैट वुड बी फैमिली, दैट वुड बी फ्रेंड्स, दैट वुड बी द इंडस्ट्रियल नेटवर्क जो हमारा होता है, उसका बैकिंग इज द बेस्ट बैकिंग, क्योंकि आपके यही लोग आपको सबसे पहले पुश करते हैं, मेरा आपको थोड़ा कनेक्ट सा करते अलग अलग थॉट है, हो सकता है आप इंदौरी हैं इसलिए ऐसे बोल हाँ। रहे हैं, बट एंटरप्रेन्योर जर्नी में थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म की भी ज़रूरत पड़ता होगा, बिकॉज जब आप अपनी नेटवर्क में करते हैं वहाँ पे तो लोग सवाल पहले से ही खड़ा करके रखे हैं, ये Right. क्या शुरू कर दिया, हाँ, अच्छा था पहले जॉब करता था, कम से कम कुछ तो आते थे, अभी तो जीरो से शुरू है, क्या करेगा। तो ये नहीं लगता है कि जब हम अपनी नेटवर्क में ही एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करते हैं तो सवाल का नंबर्स थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं? आई गेस बढ़ते हैं, बट दैट इज़ लाइक अ चेकिंग पॉइंट फॉर अस, क्योंकि हमारे साथ जितने लोगों ने क्वेश्चंस करे हम बातचीत करते वक्त, वो हमारे लिए ऐसा था कि यार इसको कवर अप करना है, ओके ये लर्निंग लेनी है, इस पे सोचा नहीं था, ये पॉइंट सही आया है, तो दैट इज़ लाइक अ मार्केट रिसर्च फॉर अस। प्लस हमारा एक्सपीरियंस कह रहा है कि हमारे सबसे पहले फैमिली एंड फ्रेंड्स ने ही सपोर्ट किया है ओके कि कनेक्शंस बिल्ड करने में, सही सोर्स तक पहुंचने में, ओके क्योंकि व्हेन यू कम फ्रॉम अ टियर 2 सिटी, आई गेस मे बी इट वुड बी डिफरेंट, अगर आप एक बड़ी सिटी में हैं तो वो शायद रिवर्स होता होगा, बट एक टियर 2 सिटी के हिसाब से नेटवर्क इज़ द फर्स्ट थिंग जो आपको सबसे पहले गो में कुछ ना कुछ एक छोटा प्रोजेक्ट का लीड हो गया, एक कनेक्शन हो गया, सप्लायर्स हो गए, वेंडर्स हो गए, उनसे मॉडल कनेक्ट बूस्ट हो कराती जाता है। है। एग्जैक्टली। प्लस नेगेटिव जो आते हैं, दैट इज़ लाइक अ मार्केट रिसर्च, जो मेरा थर्ड पॉइंट भी है कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग और मार्केट रिसर्च इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एट द थर्ड पॉइंट, क्योंकि शुरू में आपका कंपनी का नाम और ये सब किसी को नहीं मालूम होता है, सोशल मीडिया उतना हाइप्ड नहीं होता है आपका, बट यू एज अ पर्सन यू आर द बेस्ट सेल्समैन ऑफ योर कंपनी। आपको हर जगह जाके आपका पिच प्रेजेंट करना, आप क्या कर रहे हो, ये पूरे टाइम आपका एक जो नरेशन सेट होता है, आई गेस पीपल कनेक्ट विथ यू रादर देन योर ब्रांड जब आप फर्स्ट स्टेज पे हैं अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी के। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग प्लस उसी के साथ में आपका मार्केट रिसर्च वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक नॉलेज बेस जब क्रिएट कर लेते हैं तभी बाकी लोगों को आप पे कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है। Okay. You understand commerce very well. You Yeah. understand this money management very well. For startups, there are two things. Business profit and loss से चलता है. Business के लिए that is the health. राइट। और स्टार्टअप में प्रॉफिट एंड लॉस से ज़्यादा बातें होती है वैल्यूएशन की, जो एक वर्चुअल रियलिटी भी बोला नहीं जा सकता है, वर्चुअल वर्ल्ड है। सो ये वैल्यूएशन गेम को आप कितना सपोर्ट करते हैं एंड हाउ मच इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्रिएट वैल्यूएशन, भले ही प्रॉफिट एंड लॉस कुछ और ही बता रहा है। आई गेस वैल्यूएशन गेम हैज़ नॉट बीन आर से, क्योंकि हम लोग उसको एक बबल की तरह देखते हैं, बिकॉज आप वैल्यूएशन पे जाते जा रहे हैं, दैट इज़ लाइक अ बबल, वो कभी भी बर्स्ट हुआ, बट एक्चुअल जो कंपनी का एक स्टेटस है, फेज है, वो बुक्स बताती है। True. सो एंड जो बर्न आउट हो रहा है, जो कैश लग रहा है, जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, वो एक्चुअल बुक्स से अच्छी कंडीशन कोई और चीज़ बता ही नहीं सकती है। Yes. सो इवन इफ दैट इज़ लाइक वैल्यूएशन इज़ लाइक अ मार्केटिंग, कि आप कहाँ पहुँच रहे हो, कहाँ का सपना देख रहे हो, तो सपने तो सबके बड़े होते हैं, बट आई गेस अगर आपको अपना चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी है तो बुक्स पे स्ट्रॉन्ग करना इज़ एक्सट्रीमली एसेंशियल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी बुक्स ही आपका बिजनेस रन करती है। तो फॉर मी, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को हैप्पी रख पा रहे हो, अपने इन्वेस्टर्स को हैप्पी रख पा रहे हो, और अपने चीज़ों को एक एक स्टेज, आई वोंट से कि आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा के अच्छे मार्जिन्स पे ही हमेशा ग्रो करेंगे। इट वुड बी कि आपने एक बार प्रोजेक्ट को नेगेटिव पे करा एंड देन यू बिल्ड योर प्रोफाइल, देन आप एक अच्छे स्टेज पे आए, आपका कस्टमर बेस बनने लगा, आपके अच्छे क्लाइंटल बनने लगे, उससे आप मार्जिन्स अपने इंक्रीज कर पा रहे हैं। सो आई गेस दैट इज़ द राइट वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, कि आपकी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। ओके। प्रेजेंटली नेशनली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या स्टार्टअप्स हैं, इनके लिए बहुत फोरम्स क्रिएट किए गए हैं, जी।
बहुत इकोसिस्टम हम बोलते हैं, पता नहीं हम क्यों इसको इकोसिस्टम बोलते हैं, बिकॉज अगर आप इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम देखेंगे और यूएस की स्टार्टअप इकोसिस्टम देखेंगे, देयर इज अ हेल एंड हेवन डिफरेंस। राइट। सो यहाँ का इकोसिस्टम मीन्स आप लोग सब रजिस्टर्ड हो, दैट इज द इकोसिस्टम दे टॉक अबाउट। ये स्टार्टअप के बारे में जब हम देखते हैं, यहाँ पे मेजर फोकस इज फंडिंग। राइट। ब्रांड बिल्डिंग या बिजनेस का रोड मैप ये दिखता नहीं है, ये सेकेंडरी हो जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज हमें फंड्स चाहिए। राइट। पिछले 5 साल का डेटा अगर हम देखें तो नाउ इन टूडेज टाइम देयर इज ए 90% रिडक्शन एंड डिडक्शन इन फंडिंग। सो जितने भी फंडिंग हुआ करता था, जो वैल्यू की फंडिंग हुआ करता था, वो बंद हो गया है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि बिकॉज बिजनेस बन नहीं रहा है, कैश आ रहा है, बर्न हो रहा है, बिजनेस खत्म हो रहा है। राइट। सो हाउ यू लुक इनटू दिस फंडिंग गेम अगेन, कि फंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और आपका बिजनेस बिल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? सो आई वुड टेल यू अ थिंग, मैं जब ऑस्ट्रेलिया में थी तो मैं न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट के इंक्यूबेशन सेंटर में ही थी। एंड आई वर्कड ओवर देयर विद एक्सपोर्ट कंपनी, एक्सपोर्ट कनेक्ट, जो कि खुद न्यू साउथ वेल्स का एक स्टार्टअप, रजिस्टर्ड स्टार्टअप था। सो सिडनी के इंक्यूबेशन का एक जो माहौल था, मैंने उसे जिया है। एंड व्हेन आई केम बैक, अब मैं खुद एक स्टार्टअप का हिस्सा हूँ, सो बहुत बड़ा डिफरेंस है। देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ ग्रूमिंग सेशंस जो कि रियलिस्टिक होते थे। इट वॉज नॉट कि एक प्रेजेंटेशन चल रही है, कोई स्पीकर आया, उसने बोला और वो चले गए। इट यूज्ड टू बी कि फ्राइडे वहाँ पे ड्रिंक्स, ओवर द ड्रिंक्स सब मिलते थे। फ्राइडे को एक पार्टी वाला माहौल होता था, उससे 2 घंटे पहले पिचिंग सेशंस होते थे। सो पीपल यूज्ड टू हैव फूड, कंपनीज का डिसाइडेड होता था कि आज कौन क्या पिच करेगा या कौन अपनी प्रॉब्लम लेके आएगा। एंड हम सब जो थे वो अलग अलग जोन, अलग अलग इंडस्ट्री के स्टार्टअप्स थे। सो कैनवा जो है वो भी वहाँ पे उनका ऑफिस था। एंड वो उस टाइम पे ग्रोइंग स्टेज पे जा रहे थे व्हेन आई वाज ओवर देयर। तो ऐसी कंपनीज भी वहाँ पे फॉर्म हुई एंड आई कुड सी कि वो लोग प्रेजेंटेशन देते थे। मैं इंडिया से एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरह किसी कंपनी में काम कर रही थी एंड आई यूज्ड टू सिट इन द ऑडियंस एंड आई वाज एबल टू क्वेश्चन देम कि ये चीज़ आप कैसे करोगे, मुझे अगर ऐसा चाहिए, मुझे अगर फ्री वर्जन में ये फीचर चाहिए तो ये कैसे होगा। एंड आई कुड सी कि ये रियलिस्टिक अप्रोच यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्चुअल कस्टमर फीडबैक मिल रहा है। आपको जो उस इंडस्ट्री से है ही नहीं, वो बहुत ही ऑफ ट्रैक क्वेश्चन लेके आते हैं। एंड दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंपनी, क्योंकि जब एक ऑफ ट्रैक क्वेश्चन आता है और उस पर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तब आपको लगता है कि आपने पूरी तैयारी नहीं करी है। तो ऐसे पिचिंग सेशंस होना, प्लस उस डिसिप्लिन में होना कि आप सामने वाले की प्रॉब्लम में आप भी अपने इनपुट्स दे रहे हैं, वो स्टार्टअप का माहौल यहाँ पे नहीं होता है, जो हमने बहुत बार तो जाना छोड़ दिया सेशंस में, क्योंकि कोई स्पीकर आ रहा है, वो बोल के जा रहे हैं, तो गूगल करके या आपके यूट्यूब वीडियोस देख के भी हम उस चीज़ को ले लेते हैं। तो हमें लगता था कि नेटवर्किंग भी उतनी नहीं हो रही है, वही लोग बार बार मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है, ये एक बहुत बड़ा गैप है। एंड इस चीज़ की ज़रूरत यहाँ पे बहुत है कि रियलिस्टिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना, प्लस जो एक ग्रूमिंग चाहिए एक कंपनी को। आज मुझे लग रहा है मैं एक और फाउंडर को या एक कोर टीम मेंबर को नहीं ले सकती हूँ, अभी हमारा बजट टाइट चल रहा है, बट देयर वुड बी पीपल जो आपको उस चीज़ पे सपोर्ट कर सकते हैं। सो आई गेस हम लोगों ने कोवर्किंग का डिसीजन इसीलिए लिया था एंड वी डिडंट चूज अ कैबिन वाला स्ट्रक्चर, क्योंकि हम सबके साथ बैठना चाह रहे थे। आज हमारे इंक्यूबेशन, हमारे कोवर्किंग में बहुत सारे लोग हैं और हमने एक ओपन डेस्क सेटअप लिया हुआ है, जस्ट बिकॉज कुछ भी मार्केटिंग के एक सोशल मीडिया पे कुछ डालना है, उसकी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे 2 डेस्क छोड़ के एक मार्केटिंग कंपनी बैठी है। We literally go with our chair and sit over there and we ask यार इसको सॉल्व कैसे करना है, and he is there कि आप इसको ऐसा करो, ऐसा करो, and we are like अरे ये बहुत बढ़िया, आप ऐसा क्यों नहीं करते हो, इस चीज़ को ऐसा करोगे ना ज़्यादा अच्छा व्यूअरशिप आएगी। सो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एंड दिस इज़ द पावर ऑफ हैविंग अ गुड एनवायरनमेंट, जो कि सेशन से कंप्लीट नहीं होता है। अगर हम इस सेशंस को रियलिस्टिक बनाते हैं तो आई गेस लोगों को जो बजट का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होता है, एंड जो एक्सपोजर है, जो कॉन्फिडेंस आता है कि आपने रियल लोगों से रियल टॉक किया है और उस पर फिर वर्किंग की है, उसका मैजिक ज़्यादा क्रिएट होगा, रादर देन कि हम सिर्फ फंडिंग पे पुश करें। हम हैकेथॉन्स हो गए, ये हो गए, उसमें हम लोग एक प्रॉब्लम को लेके अगर काम करें
तो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ तो लोगों का इंटरेस्ट उठता जा रहा है किसी भी नेटवर्किंग इवेंट में जाने से। लोगों को प्रमोट करना पड़ता है और बहुत बार वो फ्री वर्जन्स कुछ रखते हैं ताकि लोग आए उस इवेंट में। क्यों? तो ये सिस्टम काम नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस बन के रह जाते हैं, पार्टिसिपेशन भी उतना अच्छा नहीं आता है। हमने बहुत बार देखा है कि हम लोग यहाँ बैठ के जब लंच पे बात करते हैं तो कोई इंटर्नशिप स्कूल इंटर्नशिप बेस्ड कंपनी है, बहुत बार हम उनसे पूछते हैं यार तुम्हारे इन्वेस्टर्स ने क्या साइन कराया है, उनके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे, अभी क्या रिव्यू में चेक करते हैं। तो ये जो रियल टॉक होता है वो मिसिंग है। हम लोग फंडिंग से ज़्यादा इन चीज़ों को क्रेव करते हैं बहुत बार। सो आई गेस आपका कहना सही है कि जो एनवायरनमेंट है वो बहुत बड़ा एक गैप है जिसके कारण बहुत बार कुर्सियों पे बैठे हुए ऑफिस में बहुत स्टार्टअप्स ख़त्म हो जाते हैं। जो फंडिंग की स्टेज की हम बात करते हैं तो एज पर योर पर्सनल ओपिनियन किस स्टेज में किसी स्टार्टअप को फंडिंग के लिए जाना चाहिए? सो आई वुड टेल कि अगर आप का प्रोटोटाइप रेडी है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके मार्केट रिसर्च शॉर्ट है, क्योंकि मैंने इन्वेस्टर्स के अलग अलग बिहेवियर्स देखे हैं। बहुत इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं कि वो आपके ऊपर बैठ जाएंगे एंड दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि नीचे चीज़ें जा रही है, ऊपर चीज़ें जा रही है और चीज़ों में चेंजेस हो रहे हैं। तो आई गेस कि अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट है अपने बिजनेस मॉडल को लेके, आपको दिख रहा है कि मेरे इतने क्लाइंट्स हैं, मैं इनको ब्रेक कर लूँगा अगर मेरे पास ये अमाउंट ऑफ फंड आ गया, मैं ये चीज़ें कर लूँगा, इसको इस तरीके से आगे बढ़ा लूँगा। तो आपका रोड मैप अगर क्लियर है तो आप फिर ही उस चीज़ पे कूदिए। क्योंकि क्या होता है, हर इन्वेस्टर अलग होता है। हम एक दो इन्वेस्टर से ऐसे भी मिले जिन्हें लग रहा था कि वो स्टार्टअप में नहीं, एक बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना एक बहुत अलग पैटर्न है फंडिंग का, बजाय कि एक प्रोजेक्ट फंड करना। तो हम यही सोचते हैं कि अगर आप एक इन्वेस्टर भी चूज़ कर रहे हो या एक फंडिंग सोर्स चूज़ कर रहे हो, दैट शुड बी चोजन वेरी वाइजली। क्योंकि अगर आपने सोचा कि मैं इनको ऐसा कर दूंगा, ऐसा नहीं हुआ, तो उनके जो बैकफायर चीज़ें होती है या उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है, बहुत बार स्टार्टअप को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसे इन्वेस्टर आएँ जो एक्सपर्टीज़ भी लेके आए, क्योंकि पैसा तो बैंक भी दे रही है और अगर वो रिस्क भी कवर नहीं कर रहे हैं, हमें सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, सो दैट बिकम्स अ लायबिलिटी फॉर अ स्टार्टअप। सो अगर आप एक नेसेंट स्टेज पे हैं, आपको बिजनेस मॉडल क्लियर है, आपको आपका रोड मैप क्लियर है, आपको दिख रहा है मेरे 5 क्लाइंट्स ऐसे हैं जिसको मैं ब्रेक करके इन्वेस्टर को बहुत हैप्पी नहीं बट हैप्पी भी रख सकता हूँ एट द लीस्ट पॉसिबल सिनेरियो, सो यू शुड गो फॉर इट। बट इफ़ यू आर नॉट क्लियर तो फंडिंग ले आओ वाला एक जो होता है वो करना इज़ एक्सट्रीमली रिस्की। जब स्टार्टअप ये फंडिंग और ये फंड रेजिंग के बारे में बात करते हैं ना जी, सो लॉट ऑफ केसेस आई सी पर्सनली जहाँ पे इनकी लीगलिटी के बारे में इनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होता है, राइट, एंड दे इवन डोंट टेक इट सीरियसली, राइट, उसका रिपरकशन बाद में भुगतना पड़ता है। सो हाउ एंड व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव इन दिस कि हाउ मच लीगली पीपल शुड बी स्ट्रॉन्ग व्हेन दे आर गोइंग फॉर फंडिंग, किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स बनना चाहिए या क्या क्या पॉइंट्स में डॉक्यूमेंट्स बनना चाहिए, सो दैट कंपनी ऑल्सो शुड बी सेफ, बिकॉज when the funding comes with the fundraisers or from the people who is funding you, right, they are always trying to safeguard themselves, right, that is their priority, and they are smart enough, they are experienced extremely enough, smart, and on the contrary the startups who are not at all smart in that category, right. so how do you feel ये पैरामीटर को मैच करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या सजेशंस हैं नए स्टार्टअप्स के लिए जब वो फंडिंग के लिए जाएं तो एटलीस्ट ये बेसिक लीगलिटी को फॉलो करें सो दैट it should not be a trap for them in future. Right. Actually, ये चीज़ हम लोग भी बहुत फेस करते हैं क्योंकि हमारे सोलर में हर बार प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर चेंज होता है, जो सर्विसेज हमारे एम्प्लॉयर हमको दे रहे हैं वो चेंज हो जाती है। सो एवरी टाइम देयर इज़ अ न्यू यूज़ केस फॉर अस, एंड इस चीज़ को कन्विंस करना, एक इन्वेस्टर को समझाना बहुत बार टफ हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत हम लोगों ने भी फेस करी है, एंड आई फील लीगल पार्ट पे कोई हमेशा होना या आप किसी थर्ड पार्टी को भी दे रहे हैं तो आपको उतना एडवाइस मिल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी श्योर, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंसेस रहा है सीएस के साथ में या लीगल एडवाइजर्स के साथ में, वो उतना मन डाल के चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराते हैं, एंड स्टार्टअप्स आर यूजुअली
ऑन कि ये मुझे बता रहा है तो सही बता रहा होगा, ये क्यों मुझे गलत बताएगा। तो हमारे साथ बहुत बार हुआ है कि स्टार्टअप के सिनेरियोज बहुत चेंज होते हैं। यूजुअली सीएस को आदत होती है एक स्ट्रक्चर में काम करने की, तो जो एकदम से फ्लक्चुएशंस आते हैं, प्रोजेक्ट में चेंजेस आते हैं, हमेशा नए नए केसेस आते हैं, उस पर वो एडवाइस बहुत बार नहीं मिल पाता है। सो हैविंग अ राइट सीए प्लस उसे स्टार्टअप का वो बैकग्राउंड, वो नॉलेज या वो एक अडेप्टेबिलिटी जो अलग अलग केसेस में आती है, क्योंकि हम एज ए स्टार्टअप आपको मालूम नहीं है आप कहाँ हेड करने वाले हैं। बहुत बार आपके प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे, बहुत बार सर्विस चेंज हो जाएगी, बहुत बार क्लाइंट B2B की जगह B2C स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो फ्लक्चुएशंस है उस पर एक राइट कंसल्टेशन मिलना इज़ एक्सट्रीमली टफ, क्योंकि हमने फेस किया है, हम बहुत बार सीएस चेंज कर चुके हैं, उसके बाद में भी बहुत चीज़ें ऐसी मिस्टेक हुई है कि कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पे ये ध्यान नहीं रखा, तो ये चीज़ अब हमें दिक्कत दे रही है। फिर उसके बाद जो सीए चेंज हुआ उसने प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग अलग तरीके से ली, तो हमारा जो बिलिंग का पैटर्न था उसमें उसने वो चेंजेस नहीं किए थे जो वो सजेस्ट कर सकता था। और जब हम कंसल्टेशन के लिए गए हैं तो ईयर एंड में हमें बड़े बड़े बिल्स दिए गए हैं, एंड वी एंडेड अप फीलिंग कि हमने क्या किया। और जब हम किसी के पास जाते तो वो बोलते आपको बताना चाहिए था ना, आपको ये पूछना है, आपको ये समझना है, मुझे कैसे मालूम आपको ये समझना है। तो ये जो गैप है ये बहुत रिस्की है और बहुत टफ है। और हम लोग एज ए स्टार्टअप, आपके पास आप सोचते हो कि कम से कम में अच्छे से अच्छी सर्विस कौन दे रहा है, क्या दे रहा है, बट आई फील कि कुछ प्रोफाइल्स ऐसी होती है, अगर आपको कोई इंसान सही लग रहा है या उसका आपने पूरा बैकग्राउंड चेक कराया है, लोग स्टार्टअप कल्चर को जानता है और थोड़ा ज़्यादा भी ले रहा हो, सो वी शुड गो फॉर इट एंड लेट देम हैंडल। क्योंकि हम गूगल से पढ़ के वो स्पेशलाइजेशन नहीं ला पाते हैं। बहुत बार ये मिस्टेक होती है, हम टर्म शीट क्रिएट करने का सोचें या ऑलरेडी किसी के पास आई हुई होती है, वो बोलता है यार ये स्ट्रक्चर मेरे पास पड़ा है, इन्वेस्टर को एक बार इस पे तुम्हारे प्रोजेक्ट के हिसाब से चेंजेस कर दो और दे दो। आई वुड से दैट इज़ अ बिग नो, बहुत रिस्की है, क्योंकि इन्वेस्टर्स आर एक्सट्रीमली स्मार्ट एंड एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव एट द सेम टाइम। जो हम एक किड माइंड रहता है एक एंटरप्रेन्योर का, और वो हर टॉपिक हर पॉइंट को कवर अप नहीं कर पाता है, तो लीगल एडवाइज़र से पूछना, आपके इंक्यूबेशन सेंटर में वो हेल्प लेना, वो सब बहुत ज़रूरी है। अगर हम सोचें कि हम किन पॉइंट्स को कवर अप कर रहे हैं, तो हमने टाइमलाइन को लेके प्रॉब्लम्स फेस करी है, हमने अमाउंट को लेके प्रॉब्लम फेस करी है, हमने जो टोटल अमाउंट मांगा है वो कौन से स्टेजेस पे मांगा है, उसका कमिटमेंट में बहुत बार इशू आता है। क्योंकि आपको सामने वाला प्रॉमिस तो कर देगा कि हम एक्स अमाउंट आपको दे देंगे, बट व्हेन यू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट और आप ऑलरेडी चीज़ों को कर चुके हैं, वो आपको आपने जो मांगा है उससे कम देना चालू करते हैं कि इतने में करके दिखाओ, इतने में परफॉर्म करके दिखाओ, एंड देन यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म इट। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस करा है। जब रिजल्ट्स ख़राब होने चालू होते हैं तब वो आ जाएंगे आपके पास में कि यार तुमने तो बोला ही नहीं, अरे बोलना था, हम तुमको पैसे दे देते। तब ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो कन्वे की गई थी वो सुनी नहीं गई है। उस टाइम पे आप स्ट्रगल करते हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ वाले उसमें नहीं जाना चाहिए। कोई स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है उसमें अपने चेंजेस कर दिए, नहीं करना चाहिए। हायर गुड पीपल। एक बार को आपको प्रोजेक्ट में वो कॉस्टिंग बड़ी लगेगी, बट जब आप एंड में उस प्रोजेक्ट से या उस डील से निकलेंगे तो आप सेफ रहेंगे। सो लीगल एस्पेक्ट पे या सीए एस्पेक्ट पे अच्छे लोगों को रखना अपनी टीम में या आउटसोर्स करना इज़ एक्सट्रीमली एसेंशियल। क्योंकि अभी के एंटरप्रेन्योरशिप में तो ये एक खर्चे के तौर पे देखा जाता है कि ये एक फजूल खर्चा है, ये तो डॉक्यूमेंट हम भी बना सकते हैं, गूगल में सब कुछ टेम्पलेट अवेलेबल है, हम बना लिए, साइन कर लिए, रख दिए, छोड़ दिए। इसका जब रिपरकशन होता है तब हमको पता चलता है कि कितना हमने गलत किया, कितना सही किया। जो इंक्यूबेशन सेंटर की हम बात करते हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि इंक्यूबेशन सेंटर में ये सारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो स्टार्टअप्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको लीगल एडवाइजर की पॉइंट्स बताया जाना चाहिए, उनको जो अकाउंटिंग होना है उसकी प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, rather than having a fancy office and having a broadband connection? I feel सेशंस में ये लोग बताते ज़रूर हैं, बट उसके साथ में जो एक फ्री रिसोर्स दी जानी चाहिए, क्योंकि इंक्यूबेशन का मतलब ही है सपोर्ट। और अगर हमें वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अगर हमें कोई सीए की ज़रूरत है या एक केस है, उस केस को सॉल्व करना है,
वो केस कौन लीगल वाला सॉल्व कर सकता है, वो हमें उस टाइम पे वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो वो चीज़ का लैकिंग इज़ अ वेरी मेजर प्रॉब्लम। अभी जैसे हमें एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट बनाना था कि हम जो भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं हमारे, उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन होना चाहिए, हमारे टर्म्स हमको मालूम थे, बट उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है लेबर लॉ के हिसाब से, हम क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जो 1-on-1 कंसल्टेशंस होते हैं उस पे सपोर्ट नहीं मिल पाता है। यूजुअली ये होता है कि दे हेल्प यू गेट अ कॉन्टैक्ट जो उसको फॉर्मली करेगा, Okay. बट एट द एंड ऑफ द डे वही तो सपोर्ट मांगने के लिए इंक्यूबेशन में आया होता है इंसान, कि एक हमें सामने वाला ट्रस्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे लोगों ने बहुत एडवाइस दी, हमें 25,000 में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाला और एक 5,000 में बनाने वाला भी मिल रहा था। 25,000 वाले ने बातें करी बट सॉल्व करके नहीं दिया क्योंकि वो टाइम ज़्यादा मांग रहा था, और 5,000 में वही चीज़ को सही तरीके से हिंदी में, इंग्लिश में एक सिस्टमैटिक सॉल्व करने वाला भी मिल जाता है। बट हाउ कैन आई जज कि true. सही कौन सा है इसमें से? और सर्विसेज में ये सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है, और ये पार्ट पे बहुत बार कंपनीज फेल होती हैं कि उन्हें वो राइट टाइम पे एक राइट रिसोर्स नहीं मिल पाता है। तो अगर इंक्यूबेशन में जैसे हमारे इंक्यूबेशन में लीगल फैसिलिटी हमें मिलती है, तो हमारे एक चाइनीज़ काउंटर पार्ट से हमारा एक MOU साइन हो रहा था, तो वो हमने उनसे डिज़ाइन करवाया और चेक करने के लिए IIM अहमदाबाद के पास जाता है, उनकी लीगल टीम के पास गया, उन्होंने चेक करके हमको पॉइंट्स भेजे और फिर हमें वो हेल्प आउट करा। बट बड़े स्केल पे ये चीज़ मिल जाती है, बट बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं जहाँ पे वो इंक्यूबेशन में आई गेस एक CA होना चाहिए, एक CS होना चाहिए, या एक ऐसा एंटिटी जिसने इन सब में काम किया हुआ हो और उनके पास में परफॉर्मर्स हो जिसमें वो एक सपोर्ट क्रिएट कर Then दे। only it should be called as an incubation. Exactly. जब आप हैंडहोल्ड करते हैं properly. एग्जैक्टली, राइट नाउ इट्स जस्ट अ इंफ्रास्ट्रक्चर Okay. जिसमें आके आप कौन से इंक्यूबेशन के पास कितने अच्छे स्टार्टअप्स हैं उसका एक एनवायरनमेंट क्रिएटेड है, बाकी चीज़ें लाइंड अप नहीं है। एक ब्रॉडर एस्पेक्ट का सवाल है मेरा। जी। जब भी हम एज ए नेशनली देखते हैं चीज़ों को, हमारे पॉलिसीज बनते हैं, पॉलिसीज बनाने वाले पॉलिटिशियंस होते हैं, राइट। कुछ कॉर्पोरेट्स होते हैं जो पॉलिटिशियंस के नज़दीक होते हैं, दे ट्राई एंड नो एंड अंडरस्टैंड थिंग्स हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। राइट। जब भी किसी सेक्टर में बूम आने की होती है उस समय कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स उसमें आ जाते हैं एंड देन दे ट्राई टू ग्रैब द एंटायर मार्केट। तो छोटे जो लोग उस ऑलरेडी उस मार्केट में काम करते थे उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट में लेके जाया जाता है और नहीं तो उनको फिनिश करने के ऊपर बात आ जाती है। सो हाउ डू यू सी दिस पॉलिसीज शुड बी इन दिस वे? बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट इन टुडेज टाइम इन सोलर एनर्जी हिमसेल्फ, देन Adani became the biggest, and suddenly, right, because of that opportunity and because having a base in the Gujarat. So how do you see these big corporates grabbing up all these opportunities and getting into these smaller one? And what will be the question mark on the survival of those people who are already doing this job and struggling? So I would टेल वन थिंग कि सोलर इंडस्ट्री में ये वाला प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बड़ी कंपनीज ही बड़े प्रोजेक्ट्स को लेती है एंड दे वर्क ऑन द सबलेटिंग पार्ट, जिसके कारण हम लोग बहुत बार फेस करते हैं कि उनकी स्टैंडर्डाइजेशन चीज़ों की बहुत हाई रहती है, सब रहता है, बट जब ये प्रोजेक्ट ब्रेकडाउन होकर नीचे तक आता है, जो लोग एक्चुअली इसको इंस्टॉल करते हैं, कमीशन करते हैं, जैसे हम जैसे वेंडर्स जो होते हैं, उन तक वो मार्जिन्स पहुंचना प्लस उन तक वो सपोर्ट पहुंचना कि वो उस स्केल पे कुछ एक गवर्नमेंट की तरफ से कि यार ये एक मैन पावर बेस्ड कंपनी है, ये सोलर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश कर रही है, इनको हम सपोर्ट करते हैं, इनको इस लेवल पे लेके आते हैं, दैट इज़ मिसिंग। हमेशा आपको ट्रेडिशनली ही जाना पड़ता है उस पाथ पे। तो हम लोग भी अभी आप देखेंगे, हमें आज हमारा फाउंडेशन डे है, so we completed our 4 years. Many congratulations. Thank you so much. And अभी हम अगर हमारी जर्नी देखते हैं तो हमें वो हर चीज़ ट्रेडिशनली करनी पड़ी, और वो सपोर्ट अगर हम देखें तो टेक बेस्ड कंपनीज को ज़्यादा मिलता है जिनके पास कोई एप्लीकेशन है, फंडिंग उनके पास भी ज़्यादा जाती है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी उनके पास ज़्यादा जाता है। हमारे जैसे जो एक हैवी इंडस्ट्री में हैं, जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में है, उनके पास में उस तरीके का सपोर्ट गवर्नमेंट
पार्ट से पहुंचना या इन बड़ी कंपनीज से पहुंचना बहुत रेयर होता है. दे यूजुअली सी कि कंपनी का टर्नओवर अब कितना हो गया है, कितने साल हो गए हैं. जब हमने 3 साल क्रॉस करे तब जाके हमको अदानी जैसे एक बड़े स्केल के प्रोजेक्ट में एंट्री मिल पाई. सो दैट इज़ द स्ट्रगल विच वी फेस एज अ स्मॉल कंपनी. यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टार्टअप के लिए कोई टेंडर्स में ज़रूर जगह होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे ऐसे प्रोजेक्ट्स में जहाँ घुसने का अपॉर्चुनिटी इज़ बेटर, वहाँ पे आप कभी नहीं देखेंगे कि स्टार्टअप के लिए है और वो इतना मेगावाट कर सकते हैं और हम उनको ये ऑफ़र करेंगे. सो वो वही बड़ी कंपनीज करेंगी, वही कॉन्ट्रैक्टर्स करेंगे जो ट्रेडिशनली काम कर रहे हैं. आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, आपको 4 साल अपने आप को रगड़ रगड़ के इतने मेगावाट अकम्प्लिश्ड का एक टैग क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आपको वो एंट्री मिलती है. सो इट्स स्टिल द सेम. सो इट्स नेवर लाइक कि आप एक स्टार्टअप हैं, इसको आगे बढ़ा के देखते हैं. बट एट द सेम टाइम मैं ऐसे लोगों से भी अब मिल रही हूँ. हम लोगों को जैसे इंडो जर्मन कोलैबोरेशन हुआ है, तो स्किल काउंसिल ऑफ ग्रीन जॉब्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके CEO हैं अर्पित शर्मा सर जी. He has been supporting us a lot because and he has been first person जो इस पोजीशन पे हैं, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, एंड कुछ भी अपॉर्चुनिटी आती है he will put a message कि योर पार्टिसिपेशन नीड्स टू बी देयर. अभी इंडो जर्मन जो RE इन्वेस्ट का समिट होगा, उसमें एक चैप्टर है स्किलिंग को लेके कि मैन पावर की स्किलिंग, अपस्किलिंग, इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, प्लस जर्मनी से इन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट्स कैसे लाया जा सकता है, फंडामेंटल रूट पे हम लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. सो ही इज़ ऐसे भी लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, बट आई गेस 100 में एक है जो चाह रहे हैं कि स्टार्टअप भी उस मीटिंग में बैठें, उनका भी एक से आए कि वो हम जब प्रॉब्लम लेके जाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, एम्प्लॉयर वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं देते हैं. दे एक्सपेक्ट कि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, लोगों को वहाँ रखें, और उतना मार्जिन नहीं है कि हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकें. तो वो जो रियल प्रॉब्लम पे बात जब होती है वो तब होती है जब रूट लेवल वाले लोग उस मीटिंग में पहुँचते हैं. एंड आई गेस वो गैप जाके अब हम देखते हैं जब हम मीटिंग में उस चीज़ को उठाते हैं. जैसे अभी हमारी कुछ दिनों पहले ही मीटिंग हुई थी, दिल्ली के ऑफिस से हम लोग यहाँ ऑनलाइन उनसे कनेक्ट हुए थे. तो जर्मनी के एम्बेसी के लोग थे, सोलर इंडस्ट्री के लोग थे. उस पूरे ग्रुप में हम इकलौता स्टार्टअप था जो अपना वर्ड रख रहा था कि ये जो भी आप बड़े स्केल पे इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, ऐसा हो जाएगा, लोगों को ट्रेनिंग दे देंगे. लेकिन जब मैं कॉलेज में जाती हूँ, यूनिवर्सिटी में जाती हूँ, वहाँ के बच्चों से मिलती हूँ, मुझे ये सुनने को कभी नहीं मिलता है कि हमको रिन्यूएबल एनर्जी में जॉब कैसे मिल सकती है. एक एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा, एक बिजनेस या मार्केटिंग का बंदा ये कभी नहीं सोचता है कि सोलर इंडस्ट्री को कैसे एक्सप्लोर करें, विंड मिल्स में कैसे, ये कंपनी में क्या होता है. अब 1-2 बच्चे आते हैं मेरे से पूछते हैं, हमें तो मालूम ही नहीं है इसमें जॉब में कैसे घुस सकते हैं. तो मुझे ये गैप बहुत बड़ा दिखता है. और ये सिर्फ इंजीनियरिंग करके जो MBA कर रहे हैं वो इन कंपनीज में काम कर रहे होते हैं. सो हमारे लोग सिर्फ दूसरे जॉनर की कंपनीज में घुस रहे हैं. सो ये मीटिंग्स में जब हम गए, हमने ये से रखा, तब वहाँ पे इस पॉइंट को सबसे पहले उन लोगों ने प्रॉब्लम में नोट किया कि यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. इसका मतलब बच्चे इंटरेस्टेड हैं, वो यंग एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, ये प्रोफेशनल्स बन सकते हैं, और इनको ये चीज़ का नॉलेज चाहिए. इसका मतलब यूनिवर्सिटीज़ Tier 2 सिटीज़ में और इसमें कहीं है ही नहीं है. तो अपन इस चीज़ को वहाँ तक कैसे पहुँचाएं. तो आई गेस हम जैसे लोग जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं वो रियल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, और वो जब अपनी बात ऐसी बड़ी मीटिंग्स में रखते हैं तब शायद ये जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगी, और हम लोग को भी एक पार्टिसिपेशन के थ्रू एक प्रॉब्लम को सही में सॉल्व करने का मौका मिल पाएगा. ओके. इन प्रेजेंट सिनेरियो स्टार्टअप्स की अगर बात करें या कॉमर्स डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें, सो देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस इन मैन्युफैक्चरिंग. राइट. देयर इज नो फोकस इन सर्विस इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग इसलिए भी शायद क्योंकि हमें चाइना के साथ कॉम्पीट करना है. बट ये हमेशा से रहा कि इंडिया में जो सर्विस सेक्टर है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग and supporting to the economy in a biggest manner. How do you see that the balance should be maintained in manufacturing and service? Because अगर सर्विस भी नहीं रहेगा तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करके तो हो नहीं सकता है कुछ. So how do you look at this policies even? So right now when we were hiring for Bhuj project, we saw the same thing
कि जब लोगों को हम हायर कर रहे हैं एक साइट बेस्ड काम के लिए, लोग मैन्युफैक्चरिंग में ही काम करना पसंद कर रहे हैं। ओके। एंड जिसके कारण इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क बन रहा है, बट स्टिल देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि वहाँ मैन पावर रिटेन नहीं हो रही है। लोग वहाँ जाना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एंड दे फील कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पैनल पे एक जगह बैठ के एक छत के अंदर काम करेंगे, दैट इज़ मच बेटर। जबकि वो दूर दूर से अपने घर और गृहस्थी सब छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं। तो ये हम देखेंगे कि वो सब ट्रेंड लोग हैं, बट जब हम उनसे बात करते हैं तो वो जाना ही नहीं चाहते हैं, साइट पे काम करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मैन्युफैक्चरिंग में भी सेम अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जिसके कारण डिमांड सप्लाई का भी इशू आता है कि यहाँ पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगना है पर स्लो डाउन चल रहा है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग स्पीड अप हो रही है, वो प्रोजेक्ट्स में उतना रिटेंशन नहीं है मैन पावर में। तो अगर आप देखेंगे अभी भी जो हम कैपेसिटी अचीव कर सकते थे एज अ सोलर कंट्री, वो हम कर ही नहीं पा रहे हैं। फ्लोटिंग का प्रोजेक्ट्स भी स्लो चल रहा है क्योंकि लोग उतने एक्सपीरियंस नहीं है, उतना स्किल सेट नहीं है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी इतने लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो भी वहाँ पे इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो ये गैप कैसे फुलफिल होगा? क्योंकि एक तरफ बोला जाता है कि जॉब्स नहीं है, एक तरफ जब जॉब देने के लिए जाओ तब बंदे नहीं मिलते। क्योंकि हमने जो फेस करा है, वेजेस का प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर सेम वेज रेट पे उन्हें कंफर्टेबल जॉब मिल रहा है तो वो धूप में, रेगिस्तान में, इतने टफ कंडीशंस में काम करने जा रहे हैं, तो दे वुड ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कि हमें एक बेनिफिट कुछ मिले। तो वो कोशिश करते हैं कि कंफर्टेबल वाला जॉब जो मिल रहा है वहाँ पे जाएं। तो अगर हम उन्हें उतना अच्छा पे नहीं दे पा रहे हैं, एंड दैट गोज़ फ्रॉम द अपर साइड, अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स जो मार्जिन हमें दे रहे हैं वहाँ से अगर हम उनमें से उनको जितना दे सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हम काम करें, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं कि उनकी एफिशिएंसी मेंटेन रहे, उनको सही खाना पीना रहना मिले। बट अगर वो मार्जिन्स उतने ही हैं तो हम भी उसको एक्सीड नहीं कर सकते। तो सपोर्ट ऊपर से चालू होता है। बहुत बार दूसरे लोग मार्केट भी बिगाड़ते हैं, जो हमारे लेवल पे ही वेंडर्स काम कर रहे हैं, वो कम से कम में उन्हें कोशिश करते हैं कि लेके आ जाते हैं, झूठ बोलते हैं, तो जिसके कारण डिस्ट्रस्ट भी क्रिएट होता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वो चीज़ बहुत सिस्टमैटिक चलती है, तो वहाँ पे वो लोग को लगता है कि वहाँ का काम सही है, यहाँ तो झूठ बोलते हैं, पेमेंट भी उतना नहीं मिलता है। बहुत बार हम लोगों के पेमेंट्स अटकते हैं क्योंकि बिल में कंप्लायंसेस को लेके वो लोग गाइड सही नहीं करते हैं, तो वेंडर्स कंफ्यूज रहते हैं, पेमेंट आगे पीछे होते हैं, तो सैलरीज में अफेक्ट होता है। तो आई फील कि कहीं ना कहीं सर्विस इंडस्ट्री में जो गैप आ रहा है वो हर प्लेस पे बॉटलनेक क्रिएट हो गया है कि मार्जिन्स नहीं है, या तो बिलिंग में प्रॉब्लम है, कंप्लायंसेस में प्रॉब्लम है, या तो कंपनी उतने अच्छे लोगों को रख नहीं रही है। कि अगर आप वेंडर्स को फिल्टर रखें कि नहीं यार, कॉन्ट्रैक्टर वाले लोग नहीं चाहिए कंपनी को, एक तरीके से काम करने वाले, जैसे हम लोग एक प्रोफेशनली काम को करने की कोशिश वहाँ पे कर रहे हैं, वो उनको वो चीज़ नहीं चाहिए। उनको ये है कि वहाँ पे जो अभी टीम अपॉइंटेड है, आप लगाओ जाओ, दूसरा कोई और आ जाएगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो आई गेस कि अगर किसी को वो मौका नहीं दिया गया कि टीम को कैसे रिटेन करें, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दे के कंपनीज और अच्छी आएँ, अच्छे पे स्केल पे आएँ, कि ऐसा हो कि ये प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक पे काम करे, क्योंकि सोलर प्रोजेक्ट्स में एक टाइम बाउंडेशन होती है। उन्हें अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स को जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा होता है, बट आप ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो वो सिनेरियो अचीव होना बहुत टफ हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैन पावर। तो जिसके कारण आई गेस हर लेवल पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। That's true. You are very, very young in this entrepreneurial journey. So, what is your understanding and philosophy on personal relationship? How do you rate it? Ki how much it is important to have a strong personal relationship to be as a successful individual first and then to professionally? आई गेस जो पर्सनल ब्रांडिंग की मैं बात कर रही थी, दैट इज़ द हार्ट ऑफ एवरीथिंग। आप अगर एक जॉब में भी हैं, आप अगर एज ए इंडिविजुअल हैं, आप कंसल्टेंसी फर्म चला रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, या आप एक सोसाइटी में बस एक नोन इंसान भी है, सो पर्सनल रिलेशनशिप पे ही हर चीज़ काम करती है। आज मैं जो हूँ, मैं जिस तरीके से रिलेशंस बिल्ड कर रही हूँ, मेरे जो नेटवर्क है, मेरे जो लिंक्डइन कनेक्शंस हैं,
उन्हीं के कारण आज हम आगे बढ़ते हैं, या हमारे बॉटलनेक सॉल्व होते हैं, या कोई भी अपॉर्चुनिटी भी हिट करती है, बिकॉज वो रिकॉल होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप गायब हैं, आप दिख नहीं रहे हैं, आप सोशली एक्टिव नहीं हैं, और आपने सामने वाले से वो एक रिलेशनशिप बना के भी नहीं रखा है, जब काम होता है तभी आप टच कर रहे हैं किसी इंसान को, तो वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करती है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आज मैंने किसी के लिए बार्टर में कुछ किया, तो उसे भी लगेगा कि अब मुझे बार्टर में इसको पे ऑफ करना है। सो ह्यूमन माइंड, ह्यूमन साइकोलॉजी उसी के बेसिस पे चलती है। एंड देयर हैड बीन 2-3 मेंटर्स इन आवर कंपनी एज वेल, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के बड़ी पोजीशन पे हैं, एंड दे आर देयर टू गाइड अस एनी टाइम एनी डे। तो ये शायद हमारे मतलब हम लोग 1-2 साल उनसे मिले नहीं हैं, मतलब 1-2 मेंटर्स हमारे ऐसे हैं जिनसे हमें अभी तक नहीं मिली हूँ, एंड ही स्टिल देयर। ये अपॉर्चुनिटी आई है, तुम लोग इसकी स्टडी करो, इसमें घुसो। देर आर पीपल लाइक दैट, जस्ट बिकॉज फ़ोन पे हमारा कनेक्शन, वीडियो कॉल पे कनेक्शन हुआ है, एंड हम लोग थैंकफुल रहे हैं, ग्रैटिट्यूड शो किया है। दैट इज़ ऑल व्हाट पीपल वांट। हर बार मॉनेटरी बेनिफिट पे नहीं देखते हैं, बहुत बार लोग कनेक्ट होते हैं हार्ट टू हार्ट, जस्ट बिकॉज उन्हें आप पे ट्रस्ट है, उन्हें आप पे कॉन्फिडेंस आया है। तो पर्सनल रिलेशनशिप इज़ एवरीथिंग। आज मैं कंपनी में एक एंटरप्रेन्योर के बेसिस पे एक पॉडकास्ट में बैठी हूँ, बिकॉज मेरा एक रिलेशनशिप था कि मेरे फाउंडर्स ने मेरे पे ट्रस्ट किया कि इन्हें को फाउंडर बनाया जा सकता है। वो ट्रस्ट इसलिए आया बिकॉज वो एक रिलेशनशिप में उन्होंने देख पाए कि मेरे में क्या पोटेंशियल है, क्या कैपेबिलिटी है। ऐसे हर इंसान के साथ होता है। मेरे जितने क्लाइंट्स हैं, आज उनसे कनेक्शन हम लोग मिले नहीं मिले, लिंक्डइन पे ही बात होती है, मेल्स के थ्रू बात होती है, फ़ोन कॉल पे होगी, लेकिन एक बीच बीच में टच करना, एक वो पर्सनल टच जो होता है, इवेंट में मिल लेते हैं, हाय हेलो होती है, उसमें भी वो इंसान फिल्टर आउट होते चले जाते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे आज हम उसी के बेसिस पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है और हम ये प्रोफाइल भी बना पाए। सो दैट इज़ एन असेट टू द कंपनी। एंड आप जैसे हो, आपको लोग जैसे आप जिनके साथ बिहेवियर रख रहे हो, वो ही एट द एंड ऑफ द डे काम आता है। दैट्स ट्रू। व्हाट इज़ योर मी टाइम? आप जो इतनी भाग दौड़ चलता है, बाहर की प्रोजेक्ट है, यहाँ सब चीज़ें हैं, आप खुद के लिए क्या टाइम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, और उस समय आप क्या करना पसंद करते हैं? सो बिकॉज आप आर्ट एंड कल्चर को भी बिलोंग करते हैं। एंड आई और हैड ये बीन एकदम से उल्टा है। राइट, एंड बहुत मिस करती हूँ मैं बहुत बार वो मॉडलिंग का फेज़, वो स्टेज पे होना, सारी चीज़ें। बट टाइम निकालना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बर्नआउट हो जाते हैं तो आइडियाज़ भी नहीं आते हैं और वो एफिशिएंसी भी निकल के नहीं आती है। तो वी ऑलवेज डू कि एक ब्रेक लेके अपने हम लोग म्यूज़िक वाला जो एक पार्टी होता है वो घर पे होस्ट करें। हमारी आसपास की जो नेबरिंग हैं उन लोगों के साथ में मी टाइम स्पेंड करना, क्योंकि जो लोगों की स्टोरीज़ होती है वो कनेक्शंस और वो एक आपको मूड चेंज कर देता है। बहुत बार हम स्टार्टअप्स में आपस में साथ में बैठते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वी ऑल्सो बिच अबाउट आवर बैड क्लाइंट्स। सो ये जो एक माहौल है वो मी टाइम ही ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि आई एम अ वेरी फैमिली पर्सन। मुझे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना और अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना, कुकिंग करना, दैट इज़ लाइक वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो जब भी बहुत ज़्यादा हैसल हो रही है और कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है, सो वी लिटरली शट एवरीथिंग डाउन, वी गो फॉर अ राइड। अपने अपने घर जाके कुकिंग करके बढ़िया सा एक मील एंजॉय करना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि 24/7 ब्रेन काम करता रहता है। इवन इन द ड्रीम यू वोंट बिलीव कि एक बहुत बार ड्रीम्स में कैच होता है, प्रपोजल में अमाउंट नहीं डाला है, और वो जो वो एंजाइटी होती है वो चलती रहती है। सो इस लूप से निकलना इज़ एक्सट्रीमली टफ। एंड हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत बार हमको लिटरली अभी तो डांटते हैं कि हो गया, अभी फ़ोन पे कुछ और भी बात करनी चाहिए, किसी और से कुछ और चेंज लेना चाहिए, यू शुड गो फॉर अ वेकेशन। बट कभी कभी वो चीज़, वो फेज़ आने में टाइम लगता है, उतना हार्डवर्क, डेडिकेशन देना ज़रूरी है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना ज़रूरी है। आप एक वेकेशन पे नहीं भी जा पा रहे हैं, बट एक कॉफ़ी घर पे बैठ के आराम से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर पा रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप में वो भी मज़ा रहता है कि आप अपनी फैमिली के साथ हैं। सो आई गेस छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना इज़ अ मी टाइम फॉर मी।
जिस सिटी को आप बिलोंग करते हैं वो सिटी खाने के लिए जाना जाता है, यहाँ पे हर तीसरा दुकान खाने की होती है. व्हाट इज योर फेवरेट फूड हियर? So I like spicy food and I am a hardcore इंदौरी, जिसे हर तरीके का चटपटा खाना enjoy करना is like the me time. क्योंकि फूड enjoy करना is I guess हम इतनी मेहनत करते हैं कि अच्छा खाना खाएं और enjoy करें. तो मेरे लिए जो भी है दाल बाटी, ओहो, हमारे मालवा का एक बहुत ही फेवरेट दाल बाटी चूरमा, और ये जो है वो फूड को एंजॉय करना, और पोहा जलेबी पोहा तो इज़ लाइक अगर वो नहीं पसंद है तो क्या पसंद है एक इंदौरी को. सो मैं जब बाहर भी गई थी तो आई कुड फील, पहले ऐसा लगता था क्या इंदौरी पूरे टाइम खाने में एंजॉय करते रहते हैं. बट जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई, वो 1.5-2 साल जो आपकी लाइफ से वो चीज़ हट जाती है, वहाँ पे भी चीज़ें मिलती है बट वो फ्लेवर नहीं आता है, तो वो इम्पोर्टेंट समझ में आई कि इट इज़ सच अ ब्लेसिंग कि आपके पास में इतना बड़ा एक एन्जॉयमेंट है कि कुछ नहीं तो आप एक खाने का डिश एक कहीं पे भी खड़े हो के कहीं पे भी आप एक एन्जॉय कर पा रहे हो. हाउ यू लुक योर कंपनी टू सी इन नेक्स्ट 5 years डाउन द लाइन? किस जगह पे आप इसको लेके जाना चाहते हैं, या क्या आपका रोड मैप है, या आप किस में एक नाम बनाना चाहते हैं कि इस फील्ड में तो प्रादित्य शुड बी द नंबर 1, और इस फील्ड में इफ एनीबडी वांट टू रेफर एनीवन then they should refer Praditya first and then the others? So we are looking out as a solar engineering procurement and construction company. Okay. कि हम coming time में consultancy के साथ में प्लस हमारे जो डोमेन है जिसमें हमने स्पेशलाइजेशन क्रिएट कर दिया है, तो हम लोग इंस्टॉलेशन और पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट सर्विस देना, दैट वुड बी आवर फोर्टे. Okay. प्लस इसी के साथ में जो हम नीश क्रिएट करना चाह रहे हैं इज़ थ्रू स्किल और ट्रेनिंग, क्योंकि जो मेरे फाउंडर हैं और हमारे पास में बहुत बार ऐसी इंक्वायरीज आई हैं कि इफ़ यू कैन ट्रेन अस, इफ़ यू कैन एजुकेट अस कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है, तो हम एक ट्रेनिंग सेंटर को भी नर्चर कर सके थ्रू यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन. तो वो एजुकेशन देना ताकि ऐसा स्किल सेट हमारे इंदौर में, हमारे इंडिया में डेवलप हो सके कि नॉट ओनली जो जॉब ढूंढ रहे हैं बट ऑल्सो जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जाना चाह रहे हैं उनको भी हम सपोर्ट कर सके. सो दीज आर द 2 segments ऑन विच वी आर फोकसिंग राइट नाउ एज अ कंपनी, एंड डाउन द लेन फॉर श्योर लोगों को हम उस लेवल पे खड़ा कर सके कि वो अपनी कंपनी खोल सके. दैट इज़ आवर ड्रीम, क्योंकि हमने जो चीज़ें स्ट्रगल करी है, फेस करी है एज अ रिन्यूएबल एनर्जी स्टार्टअप, हम नहीं चाहते हैं कि वो दूसरे लोग भी फेस करें. सो वी ऑलवेज फाइंड सच पीपल, सच कंपनीज जिनको हम हमारा एक्सपीरियंस या हमारे रिसोर्सेज शेयर कर सकें. Thank you very much for sharing your ideas, and thank you very much for this insightful discussions, and thank you very much for giving us your time. What about your experience on this discussion? I would say कि ऐसे जो पॉडकास्ट होते हैं that has been a source of learning for entrepreneurs like us, क्योंकि हम लोग हमेशा, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, कि रियल टॉक ढूंढते हैं, रियल स्ट्रगल्स पे बात करना चाहते हैं, ना कि कैसे फंडिंग होगी, क्या होगी. आज जो स्ट्रगल या जो चीज़ें छोटी छोटी हम कलेक्टिवली हमने एक्सपीरियंस की है, जब हम किसी और से ढूंढते हैं, किसी और को सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं हैं. हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, कोई जॉब में कर रहा होगा, कोई एंटरप्रेन्योरशिप में कर रहा होगा, बट दिस इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर पीपल लाइक अस कि हमें लगे रहना है, डटे रहना है और हार नहीं माननी है, कि हर कोई का स्ट्रगल अपने अपने फेज़ में अपने अपने तरीके से है. तो इट्स नॉट कि हम ही अकेले सफ़र कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं. और जो छोटे छोटे अचीवमेंट्स है, ऐसे पॉडकास्ट के थ्रू दूसरों के भी सुनने को मिलते हैं, और आपके थ्रू हम लोग भी अपने सेलिब्रेट कर पाते हैं ऐसी चीज़ों के लिए. सो थैंक यू फॉर दिस थिंग कि आप एक ऐसा पॉडकास्ट क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे हमारे जैसे जिन्होंने अपनी जर्नी को अभी स्टार्ट ही किया है, उनकी स्टोरीज मासेस में लेके जा रहे हैं. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपके पास ऐसे लोग और ऐसे लोगों की ब्लेसिंग्स हमेशा रहें, क्योंकि लोगों को हम अभी तक हमने सुना ही है, सुनाने का मौका आपने दिया. सो थैंक्स अ लॉट फॉर इट. Thank you very much for your time.
सो दिस वॉज अ पॉडकास्ट विद ऐश्वर्या जोशी. आई गेस आपको ये पॉडकास्ट और ये डिस्कशन काफी अच्छा लगा होगा एंड आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा कि फॉरेन से एजुकेशन पाने के बाद उन्होंने स्क्रैच से कैसे ये काम शुरू किए हैं और अपने जो टेक्निकल आइडियाज और टेक्निकल जो नॉलेज है उनको लगातार वो कैसे बढ़ाते जा रहे हैं. एंड प्लीज हमारे जो कमेंट सेक्शन है वहां पे आपका कमेंट जरूर दें कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और आने वाले समय में हमारे चैनल में आप किस टाइप की पॉडकास्ट या किस टाइप के गेस्ट को आप देखना चाहते हैं. और प्लीज मेरे हिंदी के बारे में कमेंट करना ना भूलें बिकॉज आपके कमेंट से ही आई विल ट्राई टू इंप्रूव माई हिंदी एंड हिंदी लैंग्वेज एंड द हिंदी लैंग्वेज वोकैबुलरी एज वेल. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर पॉडकास्ट एंड साइनिंग इट ऑफ.